हीरो ने हाईवे के एक वीरान हिस्से में गाड़ी रोक दी। एक तरफ मीलों दूर तक मैदान था। कई मील दूर एक जगह छोटी सी रोशनी का धब्बा सा दिखाई दे रहा था। उसने गैर मामूली कुव्वत बसारत से देखा। वहां एक मकान था। रोशनी इस मकान की खिड़की से आ रही थी। उसने गाड़ी उधर मोड़ दी, लाइटें बुझा दी। उसे रोशनी की ज़रूरत नहीं थी। इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक साथी की ज़रूरत थी। अगर कोई भरोसे का बंदा मिल जाता तो उसके बहुत सारे मसले हल हो जाते। वो ड्राइव करता हुआ आया, फिर इस मकान से तकरीबन 1000 गज के फासले पर गाड़ी रोककर उतर गया। उसने सोचा इस मकान में औरतें और बच्चे होंगे तो रात के वक्त उसे देखकर डर जाएंगे, लिहाजा दबे कदमों जाकर वहां के मकीनों के बारे में कुछ मालूम करना चाहिए। उसने दबे कदमों आगे बढ़ते हुए दूर तक नजरें दौड़ाईं। वहां हद्दे नजर तक कोई दूसरी चारदीवारी नहीं थी। इस छोटे से मकान के अतराफ खूबसूरत सा बागीचा था और कई घने दरख्त थे। अहाते की दीवारें ऊंची थीं। बड़ा साहनी गेट खुला हुआ था, जैसे आने वाले को खुश आमदीद कह रहा हो। यह अजीब सी बात थी। इस वीराने में अहाते के गेट को बंद रहना चाहिए, लेकिन वह खुला हुआ था। शायद किसी की आमद मुतवक्का थी। यह भी मुमकिन था कि चोरी से आने वालों को फांसने के लिए उसे खुला छोड़ा गया हो। वो गेट से कतराकर दूसरी तरफ चला गया, फिर एक जगह उछलकर हाथी की दीवार पर खड़ा हो गया। वहां से छलांग लगाकर एक दरख्त की शाख से लटक गया। इस शाख से झूलता हुआ फिजा में कलाबाजी खाता हुआ दूसरी शाख पर आकर लटकने लगा। फिर इस दरख्त से छलांग लगाकर दूसरे दरख्त की शाखों पर भी यही करतब दिखाने लगा। यह उसकी पैदाइशी आदत थी। वह अपने फितरी तरीक़ेकार के मुताबिक मकान के बिल्कुल करीब एक दरख्त पर पहुंच गया। वहाँ एक ही कमरे में रोशनी थी, बाकी कमरे तारीकी में डूबे हुए थे। अगर खिड़कियों पर पर्दे पड़े ना होते तो वह अंदर तारीकी में देख लेता। जिस कमरे में रोशनी थी सिर्फ उसकी खिड़की का पर्दा हटा हुआ था। इससे यह अंदाज़ा होता था कि किसी आने वाले के लिए वो खिड़की रोशन रखी गई है। वो कान लगाकर सुनने लगा। अंदर कोई सरगोशी में बोल रहा होता या खराटे ले रहा होता तो वो फौरन सुन लेता। कोई आवाज़ नहीं थी, फिर भी उसके हिस्स बता रही थी कोई है या कोई आने वाला है। वह दरख्त से छलांग लगाकर मकान की दीवार के पास आ खड़ा हुआ। फिर वहां से एक तारीख खिड़की से कान लगाकर सुनने लगा। आदमी जब सांस लेता है तो खुद उसे अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। ये गैर मामूली कुव्वत समात का कमाल था कि वो खिड़की के बाहर से किसी के सांस लेने की आवाज़ सुन रहा था। कोई तारीख कमरे में बैठा हुआ या लेटा हुआ था, मगर जाग रहा था। सोने और जागने के वक्त सांसों के उतार चढ़ाव में फ़र्क होता है। हीरो इस फ़र्क को खूब समझता था। इस तारीख कमरे में एक्सरे मैन बैठा हुआ था। वह मकान और आसपास की ज़मीन उसी की मलकियत थी। वो इस वक्त बड़ी खामोशी और इन्हमाक से ख्याल ख्वानी कर रहा था। सारा के दिमाग में पहुंचा हुआ था। उस पर पूरी तरह कब्जा जमाकर उसे अपने इस मकान की तन्हाई में आने पर मजबूर कर रहा था। वो अपने आप से गाफिल था। एक्सरे मैन उसके अंदर रहकर उसके जरिए कार ड्राइव कर रहा था। वो नहीं जानती थी कि कार चलाती हुई किन रास्तों से गुजर रही है। जब वो हाईवे को छोड़कर मैदानी रास्ते पर आ गई तो उसके दिमाग को थोड़ी ढील दी। वो ब्रेक लगाकर दूर तक तारीकी और वीरानी को देखने लगी। फिर खौफ से चीखना चाहती थी, मगर एक्सरे मैन ने चीखने नहीं दिया। हंसकर बोला, मेरी जान, वो सामने देखो, दूर एक रोशन खिड़की है। मैं उस मकान में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मैं वापस जाऊँगी। उसने गाड़ी स्टार्ट की, रिवर्स गियर के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गाड़ी को पीछे ले जाकर मोड़ नहीं सकी। बेख्तियार आगे ड्राइव करने लगी। अपने अंदर चीखने लगी, मैं नहीं जाऊँगी। शैतान के बच्चे, मैंने इतने दिनों में मालूम कर लिया है कि तू जादू नहीं टेलीपैथी जानता है। मैं तेरे काबू में नहीं आऊँगी, अपनी जान दे दूँगी। वो बोला, इस बार गलती नहीं करूँगा, तुम्हें खुदकुशी का मौका नहीं दूंगा। तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ, और देख लो कि तुम वही कर रही हो। वो सामने बड़ा गेट खुला हुआ, अंदर चली जाओ। इस वीराने में दूर तक कोई उसकी फरियाद सुनने वाला नहीं था, इसलिए उसने सारा को बोलने और बुड़बुड़ाने की ढील दी। उधर हीरो खिड़की से लगा। सांसों की आवाज़ सुनने के बाद सोच रहा था कि दरवाजे पर जाकर दस्तक दे, शायद इस मकान में कोई मेहरबान मिल जाए। वही इधर से चलता हुआ मकान के सामने वाले हिस्से की तरफ जा रहा था। फिर ठिठक गया। एक कार दिखाई दी। वो बड़े गेट से गुजरकर अहाते में दाखिल हो रही थी। इस कार से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी, छोड़ दो मुझे, मजबूर ना करो, तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, मुझे वापस जाने दो। हीरो ने समझा शायद कुछ लोग किसी लड़की को ज़बरदस्ती पकड़ कर ला रहे हैं, लेकिन वो कार मकान के सामने आकर रुकी और सिर्फ सारा बाहर आई तो हीरो शदीद हैरानी से देखने लगा। उसे किसी ने पकड़ा नहीं था, मगर वो झुंझलाकर कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं मकान के अंदर नहीं जाऊंगी। लेकिन वो रुक रुक कर यूं जा रही थी जैसे नादीदा लोग उसे खींच खींच कर ले जा रहे हों। फिर वह दरवाजे के सामने पहुंची। वो अंदर से बंद नहीं था, हाथ लगाते ही खुल गया। उसने कमरे में आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, खिड़की के पर्दे को बराबर कर दिया। वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन बेख्तियार थी। वो तारीक कमरे से निकलकर रोशन कमरे में आ गया। मुस्कुराकर बोला, यहाँ तक आने के बाद तुम्हें समझ लेना चाहिए कि ना तुम्हारी कोई तदबीर काम आएगी, ना जिद काम आएगी, और ना ही तुम्हारे लिए इस वीराने में गैब भी इमदाद पहुंचेगी। मेरा नेक मशवरा है, अकल से काम लो। वो उसे गुस्से से देखकर बोली, हाँ, मैं अपनी मजबूरी और बेबसी को अच्छी तरह समझ रही हूँ, फिर भी आखिरी वक्त तक अपनी इज्जत बचाने की कोशिशें करती रहूंगी।
सारा, मैं बुरा और बदकार नहीं हूँ, तो मैं दिल से चाहता हूँ तुमसे शादी करूँगा। शादी करने वाले ऐसी ज़बरदस्ती नहीं करते। मैं तुम्हारे ख्यालात को बड़ी गहराई तक पढ़ चुका हूँ। ये जानता हूँ कि मुझसे शदीद नफरत करती हो। अगर मैं एक बार तुम्हें हासिल कर लूँ तो फिर तुम्हें इतनी शराफत है कि किसी दूसरे को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दोगी। मुझसे शादी करने पर मजबूर हो जाओगी। अगर तुमने ज़बरदस्ती की तो मैं तुम पर थूक कर खुदकुशी कर लूँगी। वो हंस कर बोला, तुमने मेरे अंदर हवस का धुआं भर दिया है, ये धुआं निकाल दो, फिर खुदकुशी कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने छुड़ाने की कोशिश की मगर वह शहजोर, ये कमज़ोर। उसी वक्त दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। उसने एकदम से घबराकर सारा को छोड़ दिया। उसे खुशफहमी थी कि इस वीराने में कोई तीसरा नहीं आएगा। डूबते को तिनके का सहारा होता है। सारा दस्तक सुनते ही चीख पड़ी, हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बचाओ। वो ख्याल ख्वानी के जरिए उसकी आवाज़ रोककर बोला, खामोश रहो, मुझे मालूम करने दो कौन आया है। दूसरी बार दस्तक सुनाई दी। उसने पूछा, कौन है, अपना नाम और काम बताओ। बाहर से गुराने की आवाज़ आई, जैसे कोई गोरिल्ला अपने हलक से आवाज़ निकाल रहा हो। एक्सरे मैन ने जेब से रिवॉल्वर निकाल कर कहा, किसी जानवर की तरह ना गुराओ, जुबान से बोलो। फिर गुराने की आवाज़ सुनाई दी। वो बोला, मैं समझ गया। तुम समझ गए हो कि तुम्हारी आवाज़ सुनते ही मैं तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा लूंगा। बेहतर है वापस चले जाओ, मेरे पास रिवॉल्वर है। फौरन चले जाओ वरना गोली मार दूंगा। हीरो दरवाजे की होल से आंख लगाकर देख रहा था। फिर वो सीधा खड़ा हो गया, जरा पीछे हट गया। इसके बाद अचानक उछलकर दरवाजे पर एक फ्लाइंग किक मारी। रात के सन्नाटे में जोरदार धमाका सा हुआ। दरवाज़ा टूटकर एक्सरे मैन पर आया। वो बचते बचते भी जख्मी होकर दूर जा गिरा। रिवॉल्वर हाथ से छूटकर दरवाजे के नीचे चला गया। फिर एकदम से खामोशी छा गई। सारा अपनी परेशानियों को भूलकर और एक्सरे मैन अपने जख्मों को भूलकर इस अजूबे को तकने लगे। उनके सामने टूटे हुए दरवाजे के ऊपर एक इंसान पैंट शर्ट, नेकटाई और जैकेट पहने खड़ा था, लेकिन गर्दन से ऊपर बंदर दिखाई दे रहा था। बंदर भी ऐसा कि जिसके चेहरे पर इंसानी नाक नक्शे की झलकियां थीं, जैसे वो तरक्की करता हुआ बंदर से इंसान बनने के मरहले पर आ चुका हो। उसने सारा को देखकर दोनों हाथ के इशारों से तसल्ली दी। फिर एक हाथ अपने सीने पर रखकर सर को यूं झुकाया जैसे कह रहा हो, खादिम हाजिर है, फिक्र न करो। एक्सरे मैन फर्श पर से उठ रहा था। हीरो ने आगे बढ़कर उसके गिरेबान को पकड़ा, फिर उसे फर्श पर से उठाकर सर से बुलंद किया। वो चीखने लगा, छोड़ दो मुझे, माफ़ कर दो, तुम कौन हो, मुझसे दोस्ती कर लो। सारा यकायक हंसने और रोने लगी। एक हवस परस्त से बचने का यकीन होते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। हीरो ने उसे उठाकर दीवार पर दे मारा। वो रोते हुए बोली, और मारो, कमीने बदमाश को इतना मारो कि ये फिर कभी मेरे दिमाग में आने की जरूरत ना करे। एक्सरे मैन समझ गया था कि बुरी तरह फंस गया है। मुकाबिल हैरत अंगेज जिस्मानी ताकत रखता है। अगर वो वहां से फरार नहीं होगा तो यहूदी खुफिया तंजीम का भेद खुल जाएगा। वह दीवार से टकराकर गिरते ही उठकर भागा। दरवाज़ा करीब ही था। दूसरे दरवाजे में घुसते ही उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। सारा खूब हंस रही थी। हंसते हंसते बोली, गधे के बच्चे ने दरवाज़ा बंद कर लिया है, जबकि देख चुका है कि यह भी मदद दरवाज़ा तोड़ देती है। तोड़ दो मेरे मोहसिन, दरवाज़ा तोड़ दो। हीरो ने मुस्कुराकर सारा को देखा। वो बैक वक्त हंसते और रोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। वो बोली, मेरा मुंह क्या तक रहे हो, इसे जाने ना दो, दरवाज़ा तोड़ दो। उसने एक धक्के में इसे तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा, वो नहीं था। सारा भी दौड़ती हुई उसके पीछे आई। उस कमरे में बाहर की तरफ खुलने वाला कोई दरवाज़ा नहीं था। सारा ने कहा, वो बाथरूम में होगा। हीरो ने बाथरूम में आकर देखा, वो नहीं था। कमरे में सामान कम था, कहीं छुपने की गुंजाइश नहीं थी। वो बोली, स्टोर रूम में देखो। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए स्टोर रूम में आए। वो वहां भी नहीं था। वो न जमीन खोद कर गया था और न छत तोड़कर परवाज कर गया था, मगर गायब हो चुका था। आखिर एक बहुत बड़ी तंजीम का सरगना था। अपने फरार का चोर दरवाज़ा रखे बगैर किसी रिहाइशगाह में नहीं रह सकता था। वो चोर दरवाज़ा स्टोर रूम में था, जिसका सुराग वो ना लगा सके। तब सारा को एहसास हुआ कि वो एक बंदरनुमा इंसान के साथ अकेली है। उसे कुछ खौफ सा महसूस होने लगा। वो मोहसिन था। उसने जान भी बचाई थी और इज्जत भी। इसके बावजूद वो अजनबी था। वो पीछे हटकर बोली, तुम कौन हो? वो पीछे हटकर इशारों की जुबान में समझाने लगा, मैं दोस्त हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आओ बाहर चलो। उसने बाहर जाने के लिए रास्ता दिया। वो बोली, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, मगर तुम्हें देखकर परेशान हो रही हूँ। ये कहते हुए वो उसके पीछे चलती हुई मकान के बाहर आई। फिर वो दोनों ठिठक गए। अहाते के बाहर एक तीसरी कार खड़ी हुई थी। एक गाड़ी में हीरो आया था, दूसरी में सारा वहां पहुंची थी। तीसरी में कौन आया था? हीरो ने गैर मामूली बसारत से तीसरी गाड़ी के अंदर देखा। फिर दूर तक नजरें दौड़ाईं, कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने गैर मामूली समात के जरिए सुना, किसी तीसरे की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। तीसरा जहां था वहां हीरो उसे देख सकता था, न सुन सकता था। वो तीसरी कार मेरी थी। मैं छत के सिरे पर लेटा हुआ था। ठीक मेरे नीचे इस मकान का बरामदा था, जहां सारा और हीरो खड़े हुए थे और मेरी दूर खड़ी हुई कार को देखकर सोच रहे थे कि इस वीराने में वो तीसरी कार किसकी है। सारा ने हीरो से कहा, वहां एक कार मेरी है, दूसरी तुम्हारी होगी, क्या वो तीसरी भी तुम्हारी है?
हीरो ने इनकार में सर हिलाया, इशारों की जुबान में कहा वो नहीं जानता कि तीसरी कार में कौन आया है। मैं अब तक इन दोनों के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता था। सिर्फ सारा के बारे में इत्तेफाक से मालूम हुआ कि उसके 2 सौतेले भाई उसे कत्ल करना चाहती हैं। फिर ये मालूम हुआ कि कोई टेलीपैथी जानने वाला सारा पर आशिक है। मैं ये नहीं जानता था कि वो आशिक एक्सरे मैन है। अभी मैंने छत पर लेटकर सारा की आवाज़ सुनी थी। अगर 10-15 मिनट पहले उसकी आवाज़ सुनकर उसके अंदर पहुंचता तो मुझे मालूम हो जाता कि वो टेलीपैथी जानने वाला आशिक यहूदी खुफिया तंजीम का बिग बॉस एक्सरे मैन है। वो मुझे अपने दिमाग में आने से नहीं रोक सकता था, क्योंकि हीरो ने जब उसे उठाकर दीवार पर दे मारा था तो वो जख्मी हो गया था। एक्सरे मैन के मुकद्दर में अभी गुमनाम और पुरस्कार बनकर रहना था, इसलिए वो मेरे हत्थे चढ़ने से पहले ही निकल भागा। मेरी दिलचस्पी इस टेलीपैथी जानने वाले से थी, इसलिए मैं सारा का ताकुब करता हुआ वहां पहुंचा था। मुझे इस हीरो के मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं था कि वो आधा बंदर और आधा इंसान है। सारा की आवाज़ सुनकर उसके दिमाग में पहुंचा, उसके ख्यालात पड़े तो मालूम हुआ कि वो जिस हस्ती के साथ बरामदे में खड़ी हुई है वो दुनिया का 8वां अजूबा है। वो बंदर था, लेकिन इंसान की तरह सीधा खड़ा हुआ था। उसने पतलून, शर्ट और जैकेट पहनी हुई थी। पतलून के पीछे एक सुराख था जहां से उसकी दुम बाहर निकली हुई थी। वो हैरत अंगेज जिस्मानी कुव्वतों का मालिक था। उसने 2 दरवाजे तोड़ दिए थे। एक्सरे मैन जैसे सेहतमंद आदमी को दोनों हाथों से उठाकर सर से बुलंद करके पटक दिया था। मैं ये सब कुछ सारा की सोच पढ़कर मालूम कर रहा था। वो उसकी कुर्बत से सहमी हुई थी और मुतमईन भी थी, क्योंकि इस नीम इंसान और नीम हैवान ने उसकी जान बचाई थी। वो बोली, मुझे डर लग रहा है, यहाँ कोई और भी मौजूद है। हीरो ने इशारे से उसे तसल्ली दी, फिक्र न करो। वो उसके साथ चलती हुई मकान के बरामदे से निकली, फिर अपनी कार के पास आई। हीरो चारों सिमत दूर तक नजरें दौड़ा रहा था। फिर वो इशारे से बोला, तन्हा अपनी कार में ना जाओ, जरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। वो सारा को वहां छोड़कर अहाते के बाहर अपनी गाड़ी की सिमत जाने लगा। पहली बार जब बारबरा ने एक जजीरे में पाशा के दिमाग पर कब्जा जमाया था तो उस पर तरमीमी अमल करने के दौरान यह मालूम हुआ था कि पाशा का एक यहूदी उस्ताद जाफरी था। उन दोनों ने गैर मामूली दवाओं का तजुर्बा एक बंदर पर किया और तजुर्बा कामयाब रहा। वो मीलों दूर की आवाज़ें सुन लेता था, रात की गहरी तारीकी में हद्दे नज़र तक देख लेता था और यही अंदाज़ा था कि इस बंदर का कद रफ्ता रफ्ता बढ़ेगा। वह हैरत अंगेज़ जिस्मानी कुव्वतों का हामिल होगा। हमने पाशा के ख्यालात से मालूमात हासिल करने के बाद इसे ज़्यादा अहमियत नहीं दी। हम जाफरी और इस बंदर को ढूंढना नहीं चाहते थे कि वो दुनिया के किस हिस्से में है। हमने सोचा जहाँ भी है, हमारी ज़िंदगी रही तो एक दिन उनसे ज़रूर सामना होगा। अब मैं सारा के साथ उसे देखकर यकीन से सोच रहा था कि ये वही तजुर्बाती मराहिल से गुजर कर आने वाला बंदर है। मैं बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया। वो गैर मामूली समाज से मेरी हल्की सी आहट भी सुन सकता था। वो ज़मीन पर था और मैं ज़मीन व आसमान के दरमियान। वो छत ऊंची थी, उसकी नज़र मुझ तक नहीं पहुंच सकती थी, वरना दरख्त पर चढ़कर देखता तो मैं गहरी तारीकी में भी उससे छुप ना सकता। वो अहाते के बाहर अपनी गाड़ी के पास आया, दरवाज़ा खोलकर एक ब्रीफ केस लिया, फिर सारा के पास वापस आया और बरामदे के फर्श पर बैठकर इशारे से बोला, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। वह ज़रा दूर ही रहना चाहती थी, लेकिन इस वीराने में उसके रहमो करम पर थी। उसकी बात मानने पर मजबूर थी, लिहाजा उसके पास आकर बैठ गई। उसने ब्रीफकेस खोलकर अंदर से एक पोर्टेबल कंप्यूटर निकाला, इसमें सेल डाले, फिर इन्हें ऑपरेट किया। सारा हैरानी से देख रही थी और देखकर भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो कंप्यूटर को हैंडल करना और इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना जानता है। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर अल्फाज के जरिए बोला, हेलो, मेरा नाम हीरो है। अगरचे मैं अजूबा हूँ, ताहम तुम्हें इंसानियत का वास्ता देता हूँ कि मुझे अपनी तरह इंसान समझो। अपने दिल से डर निकाल दो, तुम्हें मेरी ज़ात से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। सारा ने कहा, तुम्हारी इन बातों से मुझे हौसला मिल रहा है, अब मैं खौफजदा नहीं हूँ। मेरा नाम सारा रॉबिन है। मैं अभी तुम्हें बखैरियत घर पहुँचा दूंगा। क्या तुम जाने से पहले थोड़ी देर मुझसे बातें करोगी? हाँ, मैं तुम्हारे मुतल्लिक जानना चाहती हूँ, तुम ऐसे क्यों हो? मैं पैदाइशी तौर पर बंदर हूँ। एक इल्मुल अब्दान के माहिर ने मुझ पर अजीबोगरीब तजुर्बात किए और मुझे तकरीबन इंसान बना दिया। मुकम्मल इंसान बनने में जो कमी रह गई है उसका मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई मुकम्मल इंसान नहीं देखा है। मैंने सारा की ज़ुबान से सवाल किया, जिसने तुम पर तजुर्बा किया है वो कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत के बाद मेरे लिए ये मसला है कि मैं कहाँ रहूँ। अब तक कहाँ रहते थे? इसी शहर तेल अबैब के एक बंगले में रहता था। वो मुझे दुनिया वालों से छुपा कर रखता था। रातों को मुझे सैर कराने ले जाता था। मेरी गाड़ी के शीशे कलर्ड हैं, मैं बाहर वालों को नज़र नहीं आता। अब मंजरियाम पर आऊँगा तो तमाशा बन जाऊँगा, पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी, पूछा जाएगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। सारा ने कहा, बेशक तुम्हारे लिए ये मसला है। यहाँ के इंटेलिजेंस वाले तुम्हें साइंसी अजूबा समझेंगे, ये शुबा करेंगे कि तुम गैर मुल्की एजेंट हो और यहाँ जासूसी के लिए आए हो। मुझ में बड़ी गैर मामूली सलाहियतें हैं। मैं इन सलाहियतों का मुजाहरा करूँगा तो यहाँ की हुकूमत मुझे ख़तरनाक करार देकर आनी सलाखों के पीछे डाल देगी। यूँ सोचा जाए तो तुम दुनिया के जिस मुल्क में भी जाओगे वहाँ तुमसे यही सलूक किया जाएगा।
जैसा कि तुम समझ सकती हो, मेरी फितरत बंदरों जैसी है। वो जंगल में आज़ादी के साथ एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाते फिरते हैं। मैं शहर शहर नगर नगर घूमना चाहता हूँ। मैंने तजुर्बाती मराहल से गुजरने के दौरान बरसों कैदी की ज़िंदगी गुजारी है। अब चार दीवारी की घुटन बर्दाश्त नहीं होती। तुम इंसानों की दुनिया में किस तरह आज़ादी से रह सकते हो, ये बात की बात है। अभी तो ये मसला है कि तुम कहाँ रिहाइश इख्तियार करोगे, और जहाँ भी रहोगे वहाँ एक साथी की ज़रूरत होगी। ऐसा साथी जो बाहर की दुनिया में फ़िलहाल किसी से तुम्हारा जिक्र न करे और तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखे, तुम्हारी अहम ज़रूरियात का सामान बाजार से लाकर तुम्हें दिया करे। मुख्तसर ये कि मैं तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकूंगा, और जो मेरा साथ देगा मुझे पनाह देगा, वो पुलिस और कानून की गिरफ्त में आएगा। हीरो, मैं महसूस कर रही हूँ कि हमारी दोस्ती हो सकती है। मैं कुछ रोज़ तुम्हें छुपा सकती हूँ। तुम मुझसे दोस्ती करके मुसीबतों को दावत दोगी। मुसीबतें यूं भी उठा रही हूँ। तुमने अभी देखा है एक शख्स कितनी आसानी से मेरी इज्जत दो कौड़ी की करने वाला था। तुम ना आते तो मैं खुदकुशी कर लेती। तुम अपने मसाइल बताओ, मैं तुम्हारे काम आने की कोशिश करूंगा। ये टेलीपैथी वाला कौन था? पता नहीं कौन था और क्यों मुझ पर आशिक हो गया है। दुनिया में और भी बहुत सी हसीन लड़कियां हैं। बेशक है, मगर तुम्हारा जवाब नहीं है। मैं दरवाज़ा तोड़कर कमरे में आया तो तुम्हारे हुस्न जमाल को देखता ही रह गया था। वो झिझकते हुए बोली, क्या तुम्हारे अंदर भी इश्क या जज्बात पैदा होती हैं? बंदर जैसे अपनी बंदरिया से गहरा लगाव रखता है, वैसा लगाव अब भी मुझ में है। पहले से ज़्यादा शदीद है, चूंकि इंसान भी हूँ, इसलिए सारे जज्बात किसी हसीना के लिए हैं। वो परेशान होकर बोली, क्या तुम मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाओगे? हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारी रजामंदी के बगैर कभी कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे हमारी दोस्ती पर हरफ आए। इसमें शुबा नहीं कि हमारी दोस्ती बड़े मसाइल पैदा करेगी, लेकिन मैं मसाइल से निमट लूँगी। मुझे तुम्हारे जैसे शहज़ोर साथी की ज़रूरत है। तुम मुझ पर एतमाद करोगी तो मैं सारी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ता रहूँगा। तुम्हारी तरफ बढ़ने वाले पुलिस और कानून के हाथों को तोड़ डालूंगा। यहाँ से 10 मील के फासले पर एक छोटा सा बंगला है। मेरी माँ के इंतकाल के बाद अब वो मेरी मलकियत है। इस बंगले के अतराफ बहुत बड़ा बाग है। अहाते की दीवारों पर खारदार तार बिछे हुए हैं। कोई भी चुपके से अंदर आकर तुम्हें देख नहीं सकेगा। तुम वहाँ कब तक मुझे छुपा कर रखोगी, और कब तक शहर से इतनी दूर मेरी ज़रूरियात का सामान पहुँचाती रहोगी? तुम मेरी आबरू के मुहाफिज हो। तुमने एक अय्याश से मुझे बचाया है। मैं तुम पर भरोसा करूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने खुश होकर सारा को देखा, फिर स्क्रीन के जरिए कहा, मैं कसम खाता हूँ तुम्हारे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। हम अच्छे और सच्चे दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन ये बताओ, मेरे साथ रहने पर तुम्हारे वालिदैन एतराज़ नहीं करेंगे? मेरी माँ सगी थी, वो मर चुकी है। बाप मेरी सौतेली माँ के शहर में जकड़ा हुआ है। उसके साथ अक्सर मुल्क से बाहर रहता है। 2 सौतेले भाई मुझे किसी तरह मार डालना चाहती हैं। यूं देखा जाए तो मैं भी तुम्हारी तरह लावारिस हूँ। तो फिर चलो, बाकी बातें रास्ते में होंगी। मगर नहीं, हम तो अलग अलग गाड़ियों में चलेंगे। कोई बात नहीं, यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव है। तुम मेरी गाड़ी के पीछे आओ। मैं कंप्यूटर बंद करने से पहले ये समझा दूं कि यहाँ किसी तीसरे की मौजूदगी से गाफिल ना रहना। वह ज़रूर हमारा ताक़ुब करेगा, तुम मोहतात रहना। कोई शुबा हो तो 3 बार हॉर्न बजा देना। वो बोली, हम एक अहम बात भूल रहे हैं। वो टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन फिर मेरे दिमाग में आ सकता है, और हो सकता है कि वह अब भी मौजूद हो और हमारी ये तमाम बातें सुन रहा हो। फिक्र न करो, वो जल्द ही तुम्हारे अंदर से भाग जाएगा। मेरे पास दिमागी तवानाई की निहायत ही मौसर दवा है। इसके इस्तेमाल के बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम बेख्तियार सांस रोक लिया करोगी। उसने कंप्यूटर को ऑफ किया, फिर उसे ब्रीफकेस में बंद किया। इसके बाद अपनी कलर्ड शीशों वाली गाड़ी में बैठ गया। सारा अपनी कार ड्राइव करती हुई आगे जाने लगी, वो पीछे चलने लगा। मैंने सोचा था दोनों से दूर रहूंगा और सारा के अंदर रहकर हीरो का हर पहलू से अच्छी तरह समझता रहूंगा। फिर कभी दोस्ती का मौका मिलेगा तो ज़रूर उसे दोस्त बनाऊंगा। अब पता चला उसके पास दिमागी तवानाई की दवा है, जिसे सारा इस्तेमाल करने के बाद ख्याल ख्वानी की लहरों को अंदर नहीं आने देगी। यानी मेरा भी रास्ता बंद हो जाएगा। ज़ाहिर है मैं ऐसा हरगिज़ ना होने देता। वैसे हीरो की इस बात से मालूम हुआ कि उसके पास ऐसी गैर मामूली दवाइयाँ उनके नुस्खे रखे हुए हैं जिन्हें हासिल करने के लिए कितनी ही खतरनाक तंजीमें तेलबैब में जमा हो गई हैं। वो दोनों आगे पीछे उस बंगले में पहुंच गए। सारा ने कार से उतरकर बंगले के दरवाजे और खिड़कियां खोलीं, उनके पर्दे बराबर किए ताकि बाहर से गुजरने वालों को अंदर हीरो नजर न आए। वैसे शहर के इस मुजाफाती इलाके में बहुत कम लोगों का गुजर होता था। सारा ने कहा, फ्रिज में खाने का इतना सामान है कि 2 दिनों तक बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है मेरी तरह तुम भी भूखे हो। हीरो ने करार में गर्दन हिलाई। उसने फ्रिज से खाने का सामान निकाला, फिर गर्म करने किचन में आई। हीरो ने किचन में आकर उसे समझाया, मैं तन्हा कमरे में क्यों रहूं, यहाँ तुम्हारा हाथ क्यों ना बटाऊं। वो मुस्कुराकर बोली, तो फिर डाइनिंग टेबल साफ करो, वहाँ बर्तनों और पानी वगैरह ले जाकर रखो। हीरो को एक मनपसंद हसीना के साथ घरेलू जिंदगी की खुशियां मिल रही थी। जब वो दोनों खाने के लिए बैठे तो उसने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ और चाहता हूँ कि ये खुशियाँ कायम रहें। मैं भी राहत और सुकून महसूस कर रही हूँ। मैंने बड़ी मुसीबतों के दिन गुजारे हैं। मैं बड़ी देर तक छत पर रहा। ख्याल था कि शायद एक्सरे मैन मैदान साफ देखकर वापस आएगा,
लेकिन 1 घंटे तक कोई नहीं आया। मैं छत से उतरकर मकान के अंदर आ गया। वहाँ 3 कमरे थे। मैं हर कमरे के सामान को तवज्जो से देखने लगा। वो किसी टेलीपैथी जानने वाले का मकान था। वहाँ के सामान से शायद इस शख्स पर कुछ रोशनी पड़ सकती थी। सारा के ख्यालात से मालूम हुआ था कि वो एक कमरे में जाकर गुम हो गया था। मैंने हर कमरे और बाथरूम को अच्छी तरह देखा। वहाँ कहीं चोर दरवाज़ा था जहाँ से वो बच निकलने में कामयाब हुआ था। चोर दरवाजे कैसे बनाए जाते हैं और इन दरवाज़ों को खोलने की खुफिया तकनीक क्या होती है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। मैंने एक स्टोर रूम में आकर देखा। वहाँ काठ कबाड़ भरा हुआ था। एक पुरानी सी अलमारी दीवार से लगी हुई थी। मैंने अलमारी को खोला। उसमें मैले और पुराने कपड़े थे। मैंने इन कपड़ों को बाहर निकाल कर फेंका। फिर इसकी आहनी चादरों पर हाथ फेरने लगा। एक खाने की चादर के नीचे एक हुक पर मेरा हाथ पड़ा। मैंने इसे खींचा तो अलमारी की पिछली आहनी दीवार एक तरफ सरकने लगी। एक दरवाज़ा सा बन गया। दरवाजे की दूसरी तरफ गहरी तारीकी थी। वहाँ एक अंधे की तरह कदम रखना मुनासिब नहीं था। मैंने स्टोर रूम और दूसरे कमरों में रोशनी के लिए माचिस, लाइटर, लालटेन और टॉर्च तलाश की। बड़ी तलाश के बाद एक टॉर्च मिल गई। मैंने चोर दरवाजे पर आकर दूसरी तरफ रोशनी डाली। एक जीना दिखाई दिया जो एक तहखाने में गया था। ये समझ में आने वाली बात थी कि फरार होने वाला अब हाथ नहीं आएगा। फिर भी ये मालूम हो सकता था कि वो तहखाना उसे कहाँ ले गया होगा। उसकी किसी मंजिल का पता चल सकता था। मैंने तहखाने में आकर देखा। वहाँ बड़ी बड़ी अलमारियाँ, मेज़ें और कुर्सियाँ थीं। टीवी, वीसीआर और वीडियो लाइब्रेरी थी। दीवार पर एक स्विच बोर्ड था। मैंने एक बटन को दबाया, रोशनी हो गई। यूं 2-4 बटन दबाने से तमाम बल्ब रोशन हो गए। मैंने एक एक वीडियो को पढ़ा। इन पर दुनिया के खतरनाक सियासी और समाजी मुजरिमों के नाम लिखे हुए थे। 2 वीडियो कैसेट ऐसे थे जिन पर मेरा और सोनिया का नाम लिखा हुआ था। मैंने टीवी और वीसीआर को ऑन किया, सोनिया के नाम का कैसेट लगाया। फिर इसे रिवाइंड करने के बाद देखा। स्क्रीन पर सोनिया नजर आने लगी। उसकी मुतहर्रिक तस्वीर के साथ तहरीर भी नजर आ रही थी। उसका कद, उसके बदन का नाप और उसका वजन वगैरह बयान किया गया था। उसमें 1985 की सोनिया को पेश किया गया था। आगे चलकर उसके हंसने, बोलने, चलने फिरने के अंदाज दिखाए गए थे। उसने सन 1985 से पहले जितनी चालाकियों और मक्कारियों से दुश्मनों को जेर किया था और बड़े ममालिक को तिगनी का नाच नचाया था, इसकी तफसील तहरीर और कमेंट्री के जरिए पेश की गई थी। मैंने अपने, सोनिया के और दीगर जितने ज़रूरी वीडियो कैसेट्स थे उन्हें एक बैग में रख लिया। फिर अलमारियों को खोलकर देखा। वहाँ जितनी सीक्रेट फाइलें और माइक्रो फिल्में रखी हुई थी उनसे साफ पता चल गया कि इन तमाम टॉप सीक्रेट चीज़ों का ताल्लुक यहूदी खुफिया तंजीम से है। इसी तंजीम का टेलीपैथी जानने वाला सारा पर आशिक हुआ है। मैं इतनी अहम चीज़ों को देखने में इस कदर मसरूफ़ रहा कि बड़ी देर तक सारा को भूला रहा। फिर उसके पास पहुंचा तो वो एक बेडरूम में गहरी नींद सो रही थी। मैंने लैला के पास आकर कहा, मुझे अफसोस है, तुम्हें नींद से जगा रहा हूँ। अगर ख्याल खोने का मूड ना हो तो सो जाओ, मैं सानिया बारबरा को बुलाऊंगा। जी नहीं, मैं नींद की मतवाली नहीं हूँ, आप काम बताएं। मेरे दिमाग में आओ। तुम्हें एक लड़की के पास पहुंचा रहा हूँ। उसके ख्यालात पढ़कर तुम्हें बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। तुम उसे अपनी मामूला और ताबेदार बनाओ। वो तो मैं बना लूंगी। आप कहाँ हैं, क्या करते फिर रहे? तुम्हारे पूछने का अंदाज ऐसा है जैसे मुझे अपनी सौकन के पास महसूस करी हो। जिस बीवी का आधा बिस्तर खाली होता है वो यही महसूस करती है और गलत नहीं करती। सच बताएं, आप कहाँ हैं, क्या अकेले हैं? मैंने हंसते हुए कहा कि भाई आकर देख लो। वो मेरे पास आ गई। फिर बोली, ये कौन सी जगह है? आप इतनी बड़ी अलमारियों के दरमियान क्या कर रहे हैं? यहाँ यहूदी खुफिया तंजीम और इसराइली हुकूमत की टॉप सीक्रेट दस्तावेजात और फिल्में रखी हुई हैं, मैंने समेट रहा हूँ। मैंने उसे सारा के पास पहुंचा दिया। तहखाने में कई खाली बैग रखे हुए थे। मैंने तमाम दस्तावेजात और तमाम माइक्रो फिल्में रख लीं। ऐसी चीज़ें बड़ी बड़ी हुकूमतों का सियासी सरमाया होती हैं। मैं तमाम सरमाए पर झाड़ू फेर कर तहखाने से बाहर आ गया। 4 अदद भरे हुए थैलों को अपनी कार में रखा और डिग्गी खोलकर पेट्रोल का कैन निकाला। फिर दोबारा तहखाने में आकर हर तरफ पेट्रोल छिड़क दिया। इसके बाद आग लगाकर बाहर आ गया। अपनी कार में बैठकर वहां से दूर निकलता चला गया। मेरा ख्याल है यहूदी खुफिया तंजीम को इससे बड़ा नुकसान कभी नहीं पहुंचा होगा। इस तहखाने के अंदर भी कोई ऐसा चोर दरवाज़ा होगा जहां से अक्सर मैन गुजर कर गया होगा। चूंकि वह मकान और तहखाना वीरान इलाके में था, इसलिए अंदाज़ा यह था कि तहखाने का दूसरा सिरा किसी जंगली झाड़ी में होगा। मैं सिलसिले में कुछ नहीं जानता था, वैसे हकीकत यही थी। एक्सरे मैन हीरो के हाथों जख्मी होकर पहले इस तहखाने में गया था। फिर वहां के एक चोर दरवाजे से निकलकर एक सुरंग में आया। वह सुरंग उसे 1 किलोमीटर दूर ले गई। फिर वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ एक गड्ढे से बाहर निकला तो दरख्तों के झुंड में उसकी एक कार मौजूद थी। हीरो ने उसे उठाकर इस बुरी तरह दीवार पर दे मारा था कि उसकी हड्डियां चिटक गई थीं। खोपड़ी की हड्डी पर भी ऐसी चोट लगी थी कि वो चकरा गया था। अगरचे उठने का हौसला नहीं रहा था, लेकिन अपनी जान बचाने और अपनी शख्सियत को राज में रखने का अहम मसला था। वो अपनी आखिरी तमाम कुव्वतों को समेटकर वहां से भागा था और किसी तरह गिरते पड़ते तहखाने में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे इत्मीनान हुआ। फिर वो फर्श पर गिरते ही बेहोश हो गया। बेहोशी मुख्तसिर थी। कमजोरी के बायस उस पर गफलत तारी हो गई थी। उसने घड़ी देखी, आधा घंटा गुजर गया था। वो उठकर चारों हाथ पांव से रेंगता हुआ दूसरे चोर दरवाजे से सुरंग में आ गया। ये वही वक्त था जब मैं तहखाने में दाखिल हुआ था। एक्सरमैन की बुरी हालत थी, कमजोरी गालिब आ रही थी। वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहा था। फिर भी वो तहखाना बहुत अहम था।
वहाँ मुमलिकत इसराइल और यहूदी खुफिया तंजीम के तमाम एमालनामे थे और दूसरे बड़े ममालिक के चुराए हुए अहम साइंसी, सियासी और फौजी राज हिफाजत से रखे हुए थे। वो दुआ मांग रहा था कि वह बंदरनुमा इंसान तय खाने तक ना पहुंच जाए, लेकिन दवा कबूल नहीं हुई। उसने चोर दरवाजे के पीछे से किसी के कदमों की आहटें सुनी। फिर उसे टीवी ऑन होने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोनिया की आवाज़ें सुनकर समझ लिया कि तय खाने में जो भी है वो सोनिया की वीडियो फिल्म देख रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। एक तो ये परेशानी कि वो बंदरनुमा इंसान मुल्क के अहम राजों तक पहुंच गया, दूसरी ये घबराहट कि वो दूसरे चोर दरवाजे को भी दरियाफ्त करके उसे दबोच लेगा। वह फिर गिरता पड़ता सुरंग से बाहर आ गया। जंगल की घास पर रेंगता हुआ कार में आकर बैठ गया। फिर इसे स्टार्ट करके ड्राइव करते हुए शहर की तरफ जाने लगा। अब उसे खुफिया रिहाइशगाह में पहुंचकर ही इत्मीनान और सुकून हासिल हो सकता था। उसने तय खाने के अहम राजों के सिलसिले में खुद को तसल्ली दी कि एक बंदर उन पर नज़र डालकर इनकी अहमियत को समझ ना सकेगा। वो मुझे तलाश करने में नाकाम होने के बाद वहां से चला जाएगा। उसने तय खाने के मामले में सिर्फ ब्रेन आदम और ब्लैक आदम को राजदार बनाया था और उनके दिमागों में ये नक्श कर दिया था कि वो दोनों 24 घंटों में एक बार वहां ज़रूर जाया करें। किसी भी आदम बरादर को यह नहीं मालूम था कि कोई एक्सरे मैन उनके दिमागों पर हुकूमत करता है। पिछली रात एक्सरे मैन ने ब्रेन आदम और ब्लैक आदम के दिमागों में यह हुक्म नक्श कर दिया था कि वो 24 घंटों तक इस खुफिया रिकॉर्ड रूम और खुफिया मकान में नहीं जाएंगे। इस तरह उसने दोनों भरोसे के मातियतों को इस मकान से दूर रखा था और मुतमईन हो गया था कि वहां सारा के साथ एक रंगीन रात गुजार सकेगा। वो उसके लिए क़यामत की रात बन गई थी। वो कार ड्राइव करता हुआ शहर में दाखिल हुआ। अपनी खुफिया रिहाइशगाह में पहुंचने के बाद वो सबसे पहले ब्रेन आदम और ब्लैक आदम को इस तय खाने की तरफ भेजना चाहता था। उसे यकीन था कि ब्लैक आदम जैसा शहजोर मातियत इस बंदरनुमा इंसान की हड्डियां पसलियां तोड़ कर रख देगा। वो अपने कमरे में पहुंचते ही बिस्तर पर गिरकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। फिर उसने ब्रेन आदम के पास जाने के लिए ख्याल ख्वानी की। परवाज की तो नाकाम रहा। उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। कमजोरी इतनी थी कि पराई सोच की लहरों को भी अंदर आने से नहीं रोक सकता था। वह थोड़ी देर तक बिस्तर पर पड़ा अपने अंदर हौसला पैदा करता रहा। फिर उसने उठकर फ्रिज में से दिमागी और जिस्मानी तवानाई हासिल करने की दवाएं निकाली, उन्हें पानी के साथ हलक से उतारा। फिर मोबाइल फ़ोन लेकर बिस्तर पर लेट गया। ब्रेन आदम से रब्ता करके बोला, मुखबर 011 बोल रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड रूम वाले मकान के करीब एक शख्स को देख रहा हूँ। अब वो मकान में दाखिल हो रहा है। आप फ़ौरन ब्लैक आदम को मुसल्ला होकर जाने को हुक्म दें। सख्त मुकाबला होने के इम्कानात हैं। उसने रब्ता ख़त्म कर दिया। जब कभी वो फ़ोन के ज़रिए रब्ता करता तो खुद को एक मुखबर जाहिर करता। फिर रब्ता ख़त्म होने के बाद ख्याल ख्वानी के ज़रिए ये देखता था कि उसके मातियत रिपोर्ट के मुताबिक किस तरह अमल कर रहे हैं। फिल वक्त वो इस काबिल नहीं रहा था। वैसे यकीन था कि ब्लैक आदम एक्शन में आ चुका होगा। ब्लैक आदम इस तंजीम का सबसे शाजोर और ख़तरनाक बरादर था। किसी दुश्मन की गर्दन उसके हाथों में आ जाए तो वह ज़रूर टूट कर रहती। पता नहीं उसका मुकाबला हीरो से या मुझसे होता तो कौन अपने आखिरी अंजाम को पहुंचता। इस रात किसी से मुकाबला नहीं हुआ। वो रिकॉर्ड रूम वाले खुफिया मकान के सामने पहुंचा तो दूर ही से आग के शोले देखकर ठिठक गया। मैं तय खाने में आग लगाकर चलाया था। अब उसके भड़कते हुए शोले बाहर चले आए थे। पूरा मकान आग की लपेट में आ गया था। ब्लैक आदम ने हैरानी और परेशानी से कहा, माय गॉड, तमाम इंतहाई अहम राज तबाह हो गए हैं। उसने फ़ोन के जरिए ब्रेन आदम से कहा, बिग ब्रदर, हम तबाह हो गए हैं। वह मकान आग की लपेट में है, इस तरह जैसे जहन्नुम के शोले भड़क रहे हों। अब तक सारा रिकॉर्ड रूम जल चुका होगा। ब्रेन आदम ने हैरानी और बेयकीनी से कहा, नहीं, ये क्या कह रहे हो? उस मकान के मुतल्लिक कोई नहीं जानता था कि उसके तय खाने में हमारे कितने गहरे राज पोशीदा हैं। फिर कौन वहां आग लगाने आएगा? बिग ब्रदर, खुद आकर देख लो, हम बुरी तरह तबाह हो गए हैं। यहाँ कुछ नहीं बचा होगा। ब्रेन आदम ने टैरी आदम से रब्ता किया। फिर कहा, तुम ख्याल ख्वानी के जरिए तमाम ब्रदर्स को बताओ कि तेल अबैब से 25 मील दूर जुनूब में हाईवे के दाएं तरफ देखें। दूर से एक जलता हुआ मकान नजर आएगा। हमारा कोई ब्रदर फायर ब्रिगेड के पूरे अमले के साथ फौरन वहां पहुंचे। टैरी आदम ने पूछा, वो जलता हुआ मकान किसका है? हमारा ही था। मजीद सवालात न करो, फायर ब्रिगेड को भेजो, शायद कुछ सामान जलने से बच जाए। उस तंजीम के तमाम ब्रदर हरकत में आ गए। 1 घंटे के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले भी इस मकान के पास पहुंच गए। हाईवे से गुजरने वाले कितने ही लोग अपनी गाड़ियों में इधर चले आए थे। फायर ब्रिगेड वाले मुस्तादी से अपना फर्ज अदा कर रहे थे। इसके बावजूद आग बुझते बुझते सुबह हो गई। ब्रेन आदम मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ की हैसियत से वहां आया था। आग बुझने के बाद वहां धुआं ही धुआं रह गया था। वह मास्क पहनकर तय खाने में गया, फिर सर झुकाकर वापस आ गया। वहां कुछ नहीं बचा था, सब जलकर राख हो गया था। इतने बड़े नुकसान के पेश नज़र इसराइली हुकाम और आला फौजी अफसरान को मिलिट्री हेडक्वार्टर में तलब किया गया। ब्रेन आदम, ब्लैक आदम और टैरी आदम फौजी अफसरान की हैसियत से इस मीटिंग में शरीक हुए। वहाँ इस रिकॉर्ड रूम की तफसीलात पेश की गईं। एक आला अफसर ने कहा, इस रिकॉर्ड रूम में हमारे मुल्क के अहम राज फाइल और माइक्रोफिल्मों की सूरत में रखे हुए थे। फिर बड़े ममालिक की बड़ी कमजोरियां और उनके सियासी और फौजी राज भी वहाँ छुपा कर रखे गए थे। किसी ने माचिस की एक जलती हुई तीली दिखाई और सब जलकर राख कर दिया। एक हाकिम ने कहा, हम इन नुकसानात का मातम तो करते ही रहेंगे, मगर ये सवालात पैदा होते हैं कि वो आग लगाने वाला कौन था? उसे हमारे इंतहाई सीक्रेट रिकॉर्ड रूम का पता कैसे चला? दूसरे हाकिम ने कहा, उस रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज मिस्टर ब्रेन आदम है, यही इन सवालात के जवाब दे सकते हैं।
मैं क्या जवाब दूं? मैं खुद हैरान हूं कि ये सीक्रेट किस तरह आउट हो गया और वो आग लगाने वाला शख्स कौन है। उसका सुराग लगाने में कुछ वक्त लगेगा। एक आला फौजी अफसर ने कहा, मिस्टर ब्रेन आदम, आपसे कहीं कोई कोताही या कोई ऐसी गलती हुई है जिसके नतीजे में किसी को उस मकान और तहखाने का इल्म हो गया था? ब्रेन आदम ने कहा, मैं गौर कर रहा हूं कि मुझसे कब और कहाँ गलती हुई है। क्या आपके गौर करने से इतना बड़ा नुकसान पूरा हो जाएगा? क्या आप सजा के मुस्तहिक नहीं है? ब्लैक आदम ने कहा, बिग ब्रदर ने कोई जुर्म नहीं किया। उन्होंने इस मकान में आग नहीं लगाई। जुर्म तब होता जब वो तमाम अहम राज चुराकर अपने पास रख लेते। यह मुमकिन है वह तमाम राज पहले चुराकर दूसरी जगह मुंतकिल किए गए हों, बाद में मकान को आग लगाई गई हो। ब्रेन आदम ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं ऐसा करूंगा? अगर वो आग लगाने वाला गिरफ्तार ना हुआ तो यही समझा जाएगा। एक आला अफसर ने कहा, मैं पूरी यकीन से कहता हूँ, मकान को आग लगाने से पहले अहम राज चुराए गए हैं। बेशक हमें यह सोचकर दिल को तसल्ली नहीं देना चाहिए कि वो तमाम राज हमारे पास नहीं रहे तो किसी और के हाथ भी नहीं लगे और सब जल चुके हैं। ये झूठी तसल्ली होगी। वो आग लगाने वाला सब कुछ समेट कर ले गया होगा। मेरा मशवरा है कि ब्रेन आदम को 24 घंटों की मोहलत दी जाए। वो आग लगाने और राज चुराने वाले इस मुल्क से बाहर नहीं गया होगा। मिस्टर आदम उसे गिरफ्तार करें। दूसरे हाकिम ने कहा, वो गिरफ्तार होगा तो तमाम चुराए हुए राज भी वापस मिल जाएंगे। फौज के आला अफसर ने कहा, अगर वह 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार ना हुआ तो मिस्टर ब्रेन आदम को फौज से बरतरफ करके उस पर मुकदमा कायम किया जाएगा। वह मीटिंग बर्खास्त हो गई। ब्रेन आदम ने अपने बंगले में तंजीम के तमाम ब्रादर्स को तलब किया। एल्पा भी फ़राइज़ अंजाम देने के काबिल हो गई थी। वो भी मीटिंग में शरीक हुई। ब्रेन आदम ने कहा, हमें खुशी है कि अल्पा सेहतयाब होकर फिर हमारे दरमियान आ गई है। अभी जो मुझ पर बुरा वक्त आया इस सिलसिले में एल्पा और टेरी आदम टेलीपैथी के जरिए मेरे बहुत काम आएंगे। एल्पा ने कहा, मैं रिकॉर्ड रूम की ट्रेजेडी के मुतालिक सुन चुकी हूँ। आपको कब और कैसे पता चला कि उस मकान में आग लग गई है? मुझे पिछली रात 1:40 पर उस मुखबर ने इतला दी जो खुद को 001 कहता है। टेरी ने कहा, उसने पिछले दिनों मुझे भी अहम इतलात फराम की थी। आखिर ये 011 कौन है? इसकी सरकारी हैसियत क्या है? इसे किसने हमारा मुखबर बनाया? ब्रेन आदम ने कहा, मेरे जहन में कई बार ये सवालात उभरे, फिर मैं भूल गया कि मुखबर 011 के सिलसिले में छानबीन करना चाहिए। ब्लैक आदम ने कहा, ताज्जुब है, मैंने भी कई बार सोचा कि इस मुखबर के बारे में सरकारी रिकॉर्ड से कुछ मालूम करूं, लेकिन मैंने मालूम नहीं किया, दूसरी मसरूफियात में भूल गया। टेरी ने कहा, फिर तो मुझे भी ताज्जुब का इजहार करना चाहिए, क्योंकि मुखबर से इतलात हासिल करने के बाद भी मैं उसे भूल जाता हूँ। एल्पा ने कहा, यह तशवीशनाक बात है और अहम सवाल यह है कि हम सब उस मुखबर को क्यों भूल जाते हैं। क्या उसके पास ऐसी ताकत है कि वो जब चाहे हमारे जहनों से खुद को फरामोश करा देता है और जब चाहते हैं हमें इतलात फराहम करके उन इतलात के मुताबिक हमसे अमल कराता है? एल्पा की ये बात गौर तलब थी। सब एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे। फिर टेरी ने कहा, बिग ब्रदर, सोचो तो यही समझ में आता है कि वो मुखबर हमारी तरह टेलीपैथी जानता है। उसने हम सब के दिमागों पर कब्जा जमाया हुआ है। ब्लैक आदम ने कहा, अगर ऐसा है तो हमने अब तक इस तशवीशनाक पहलू पर गौर क्यों नहीं किया? आज उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ब्रेन आदम ने कहा, शायद इसलिए कि अभी वो हमारे दरमियान नहीं। अगर होता तो मुझसे अपनी मर्जी के मुताबिक बातें कराता और तुम सब मुझे बिग ब्रदर मानकर वो बातें तस्लीम करते रहते। गोया हम आज तक आपकी नहीं उस मुखबर की हदायत और अहकामात पर अमल करते रहे। हम जिस पहलू से गुफ्तगू कर रहे हैं उसे यही यकीन हो रहा है। अगर इस पहलू को नज़रअंदाज करें तो इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कि हम उस मुखबर के मुतालिक तहकीकात क्यों नहीं करते और आम हालात में उसे भूल क्यों जाते हैं। एल्पा ने कहा, हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि वो हम सब पर भारी है, हम उसके महकूम हैं। ब्रेन आदम ने कहा, और इस हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकते कि हम उसके महकूम रहकर अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। गोया जब से ये खुफिया तंजीम कायम हुई है तब से हम उसके ज़ेर असर हैं और तब से इस मुल्क को हमारी ज़ात से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि हम मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए सरगर्म अमल रहते हैं। हम जिस पहलू से गुफ्तगू कर रहे हैं उससे यही यकीन हो रहा है। अगर इस पहलू को नज़रअंदाज करें तो इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कि हम उस मुखबर के मुतालिक तहकीकात क्यों नहीं करते और आम हालात में से क्यों भूल जाते हैं। एल्पा ने कहा, हम इस हकीकत से भी इनकार ना करें तो हम उसके महकूम रहकर अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। गोया जब से ये खुफिया तंजीम कायम हुई है तब से हम उसके ज़रिए असर हैं और तब से इस मुल्क को हमारी ज़ात से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि हम मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए सरगर्म अमल रहते हैं। यही बात समझ में आती है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा रहनुमा या सरबरा कौन है। टेरी ने कहा, उसके तरीक़ेकार से पता चलता है कि वो बहुत मोहतात रहने का आदी है। इस तरह कोई दुश्मन कभी उसे ना पहचान सकेगा ना कभी उसे नुकसान पहुंचा सकेगा। बेशक ऐसी एहतियात लाजमी है, लेकिन इससे नुकसान भी पहुंचता है। मसलन अभी वो हमारे दरमियान नहीं, जबकि हमें रहनुमाई की सख्त ज़रूरत है। हम उससे किसी तरह राब्ता भी नहीं कर सकते। हो सकता है वो बीमार हो, इसीलिए गुमनामी और हद से ज़्यादा राजदारी नुकसान पहुंचाती है। हमें उसका पता ठिकाना मालूम होता तो हम उसे तिब्बी इमदाद पहुंचा सकते, और अगर वो किसी दुश्मन की कैद में होता तो हम उसे कैद से रिहाई दिलाते। वह मुखबर 011 या हमारा लीडर ज़रूर किसी प्रॉब्लम में है, वरना वो बिग ब्रदर पर मुसीबत ना आने देता। किसी की ये मजाल न होती कि हमारे बिग ब्रदर को मुजरिम कहता और उसे 24 घंटों की मोहलत देकर मुकदमा कायम करने की धमकी देता। ब्रेन आदम ने कहा, एक और बात समझ में आती है।
जब वो किसी वजह से ख्यालख्वानी नहीं करता है तो मुखबर बनकर फ़ोन के जरिए इतलात फराहम करता है। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। ब्रेन आदम ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं चीफ बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं हूँ मुखबर 01। मिस्टर, अभी हम तुम्हारे मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या तुम हमसे तफसीली गुफ्तगू करोगे? मिस्टर ब्रेन आदम, पहले ये बताओ, क्या अभी तनहा हो? यहाँ मेरे पास तमाम ब्रादर्स मौजूद हैं। एक और सवाल का जवाब दो, क्या रिकॉर्ड रूम के सिलसिले में तुम्हारा मुहासबा किया जा रहा है? हाँ, मुझे 24 घंटों की मोहलत दी गई है। अगर मैंने उस आग लगाने वाले को गिरफ्तार ना किया तो मुझे फौज से खारिज कर दिया जाएगा, फिर मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिस्टर आदम, इत्मीनान रखो, तुम्हारे खिलाफ कुछ ना होगा। मैं उस मुजरिम की निशानदेही कर रहा हूँ, गौर से सुनो। वो एक अजूबा है, दुनिया का 8वां अजूबा। शायद तुम लोगों को यकीन ना आए, वह निस्फ इंसान और निस्फ बंदर है। क्या वाकई? क्या ऐसी कोई मखलूक है? हाँ, हमारे मुल्क में पता नहीं वो कहाँ से आया है। गैर मामूली समात व बसारत और हैरत अंगेज जिस्मानी और दिमागी कुव्वतों के फार्मूले उस पर यकीनन आजमाए गए होंगे। वो बंदर से आदमी बनता है, आदमी की तरह सीधा खड़ा होता है, आदमी की तरह लिबास पहनता है, बेपनाह ताकतवर है। उसने मकान के मजबूत दरवाजों को एक धक्के में तोड़ दिया और मुझे दोनों हाथों से उठाकर दीवार पर दे मारा। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाई है। मिस्टर 011, तुम कोई भी हो, हम तुम पर इसलिए भरोसा करते हैं कि तुमने आज तक कभी हमें गुमराह नहीं किया, हमेशा अहम और दुरुस्त मालूमात फराहम करते रहे। आज हमें हकीकत बता दो कि तुम कौन हो। मैं सिर्फ तुम्हें और ब्लैक आदम को बताऊंगा और मशवरा दूंगा कि इस सिलसिले में किसी और बरादर पर भरोसा न करना, खसूसन टेलीपैथी जानने वाले टैरी आदम और एल्पा को मेरी असलियत न बताना, क्योंकि टेलीपैथी जानने वाले कभी ना कभी किसी दुश्मन के चुंगल में आ जाते हैं और तमाम राज उनके दिमागों से मालूम कर लिए जाते हैं। अलबत्ता उनसे ये कह सकते हो कि यह मुखबर इस तंजीम का गुमनाम सरबराह है। ठीक है, मैं इसी हद तक सबको बताऊंगा। उन सबको उस बंदर आदमी का हुलिया बताकर उसे तलाश करने का कहो। वो लिबास पहनता है, लेकिन लिबास के पीछे से उसकी दुम बाहर निकली रहती है। इस तरह वो बंदर दूर से पहचाना जा सकता है। बाकी जिस्म इंसानों जैसा, लेकिन सूरत बंदर जैसी है। तमाम बरादर्स को ये तफसीलात बताने के बाद उन्हें रुखसत कर दो। फिर जो बता रहा हूँ वहाँ सिर्फ ब्लैक आदम के साथ हो। क्या मैं भरोसा करूँ कि मेरी सदायत पर सख्ती से अमल करोगे? जी हाँ, आप भरोसा करें। एक्सरे मैंने अपनी रिहाइशगाह का पता बताकर राब्ता ख़त्म किया। ब्रेन आदम ने तमाम बरादर से कहा, आज इस राज पर से पर्दा उठ गया कि मुखबर 011 हमारी तंजीम का सरबराह है। उसने ये जाहिर करने के बावजूद कहा है कि हम में से किसी के रूबरू नहीं आएगा, हमेशा गुमनाम और लापता रहेगा। एल्पा ने पूछा, क्या वो टेलीपैथी जानता है? आइंदा राब्ता होगा तो पूछूंगा। वैसे वो जानता होगा, उसने एक अजीबोगरीब इंसान के मुतल्लिक बताया है। क्या तुम लोग यकीन करोगे कि हमारे मुल्क में दुनिया के एक 8वां अजूबा है, वो आधा आदमी और आधा बंदर है। बिग ब्रदर, तुम ऐसा कह रहे हो इसलिए हम इसे मजाक नहीं समझेंगे। इन गैर मामूली समात व बसारत और हैरत अंगेज जिस्मानी और दिमागी कुव्वतों के फार्मूलों को पेश नज़र रखो तो यह वाज़ेह हो जाएगा कि इन दवाओं को एक बंदर पर इस्तेमाल किया गया होगा, जिनके असर से वो निस्फ इंसान बन गया है। सबने तायद में सर हिलाया। इस पहलू से वो 8वां अजूबा समझ में आ रहा था। ब्रेन आदम ने उस बंदर आदमी का मुकम्मल हुलिया बयान किया, फिर कहा, वो इंसान की तरह मलबूस रहने के बावजूद अपनी दुम से पहचाना जाएगा। फिर उसका चेहरा भी मुकम्मल आदमी का सा नहीं है, वो बंदर लगता है। एक बरादर ने कहा, ताज्जुब है, ऐसा अजूबा हमारे मुल्क में कहाँ छुपा हुआ है कि आज तक हमें नजर नहीं आया। वो बंदर आदमी तेलबैबिया उसके अतराफ में कहीं छुपा रहता है। फिजाई, समुद्री और खुशकी के रास्तों की नाकाबंदी कर दी जाएगी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उसी बंदर आदमी ने रिकॉर्ड रूम में आग लगाई है। क्या वाकई? सब हैरानी से तरह तरह के सवालात करने लगे। क्या वो बंदर आदमी बोलता है? क्या वो इंसानों की तरह हमारी सीक्रेट फाइलें पढ़ लेगा? ब्रेन आदम ने कहा, अभी उसके मुतालिक ज़्यादा तफसील से मालूम नहीं हुआ। अगर वो ना भी पढ़ता हो तब भी उसने एक आलाकार के तौर पर हमारे राज किसी के लिए चुराए होंगे। ब्लैक आदम ने कहा, ऐसे जुबे को ढूंढ निकालना कुछ मुश्किल ना होगा। वो यकीनन दिन के वक्त किसी चार दीवारी या तहखाने में छुपा रहता होगा। ब्रेन आदम ने कहा, मेरा ख्याल है अब आप लोग जाएं और 24 घंटों के अंदर उस अजूबे को ढूंढ निकालें। आपकी कोशिशों से यह इल्ज़ाम मुझ पर से ख़त्म हो जाएगा कि मैंने अपने फ़राइज़ में कोताही की है। वह सब उठकर जाने लगे। ब्रेन आदम ने कहा, ब्रादर ब्लैक, तुम रुक जाओ, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। वो बैठ गया, दूसरे चले गए। तब ब्रेन आदम ने कहा, अभी हम अपनी खुफिया तंजीम के असल सरबराह से मुलाकात करेंगे। क्या वो यहाँ आ रहे? नहीं, हम जा रहे हैं। वो अपनी खुफिया रिहाइशगाह में हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुमने ये बात दूसरे ब्रादर से क्यों छुपाई है? ये बिग बॉस का हुक्म है, वो सिर्फ हम दोनों पर भरोसा करता है। आओ चलें। उन्होंने बंगले के बाहर आकर देखा, एल्पा और तमाम ब्रादर्स जा चुके थे। वो दोनों एक कार में बैठकर वहां से रवाना हुए। ब्लैक आदम ने कहा, बिग ब्रदर, क्या हमें भरोसा करना चाहिए कि जिससे हम मुलाकात करने जा रहे हैं वो हकीकतन हमारा असल बॉस है? हमें भरोसा करना चाहिए क्योंकि वो हम पर भरोसा कर रहे हैं। अगर वो फ्रॉड होता तो कम अज़ कम तुम्हारे सामने ना आता। उसे ये इल्म है कि तुम कैसे दरिंदे हो, धोखा बर्दाश्त नहीं करोगे, उसकी गर्दन तोड़ दोगे। एक्सरे मैन अपनी रिहाइशगाह में एक आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो पिछली रात जख्मी होने के बाद तकरीबन 12 घंटे तक आराम करता रहा। हड्डियों का दर्द दूर करने और जिस्मानी और दिमागी तवानाई हासिल करने की दवाएं इस्तेमाल करता रहा। आधा घंटा पहले ब्रेन आदम से गुफ्तगू करने के बाद फ़ोन बंद किया तो अपने अंदर तवानाई सी महसूस की।
इधर उधर चल फिर कर देखा, कमजोरी का एहसास नहीं हो रहा था। वो खुश हुआ और बिस्तर पर आकर लेट गया। उसी वक्त कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें बंद करके ब्रेन आदम का तस्वुर किया, फिर ख्याल खोने की परवाज़ की। बड़ी कामयाबी से उसके अंदर पहुंच गया। वो ब्लैक आदम के साथ दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। एक्सरे मैन ने सोच के जरिए कहा, चले आओ, दरवाज़ा खुला है। वह तमाम ब्रदर्स के दिमागों में जाकर उनकी ही सोच में बोलता था और वह सब इसे अपनी ही सोच समझकर अमल करते थे। उस वक्त उसने पहली बार अपनी आवाज़ और लहजे में कहा तो ब्रेन आदम ने चौंक कर कहा, ब्रदर ब्लैक। मैं अपने अंदर मुखबर 011 की आवाज़ सुन रहा हूँ। एक्सरे मैन ने इस बार ब्लैक आदम के अंदर आकर कहा, हाँ मैं तुम्हारा 011 हूँ, दरवाज़ा खुला हुआ है, बेखौफ खतर चले आओ। ब्लैक आदम ने कहा, हाँ बिग ब्रदर, मेरे दिमाग में भी वही आवाज़ है, आओ अंदर चलें। वह दरवाज़ा खोलकर एक कॉरिडोर में आए। एक्सरे मैन उनकी रहनुमाई कर रहा था कि उन्हें कहाँ से गुजर कर कहाँ आना चाहिए। वह दोनों इसके मुताबिक चलते हुए एक बेडरूम में पहुंच गए। एक्सरे मैन ने बिस्तर से उठकर कहा, वेलकम माय डियर ब्रदर्स, मैं तुम लोगों को एक अरसे से जानता हूँ, आज तुम मुझे देख लो और पहचान लो। वो उनसे मुसाफा करते हुए बोला, मेरा असल नाम मार्टिन रसल है, मैं ट्रांसफार्मर मशीन की पैदावार हूँ, पैदाइशी यहूदी हूँ, इसीलिए टेलीपैथी की धूप छाँव से गुजर कर यहाँ आया हूँ। ब्रेन आदम ने कहा, प्लीज़ आप हमें यकीन दिलाएं कि आप इस तंजीम के बानी और सरबराह। अभी यकीन आ जाएगा। तुम दोनों सोफ़ों पर बैठो और मुझे आराम से लेटने की इजाज़त दो, मैं ज़रा कमज़ोरी महसूस करूँ। बेशक आप आराम से लेट जाएं। वो दोनों बैठ गए। मार्टिन बिस्तर पर लेटकर बताने लगा कि उसने किस तरह पिछले 6 बरसों के दौरान इस खुफिया तंजीम को कायम करने के लिए दिन रात मेहनत की है। ब्रेन आदम, ब्लैक आदम और दूसरे ब्रदर्स को अच्छी तरह आजमाने के बाद तंजीम में शामिल किया है। टेलीपैथी के जरिए इसराइली हुक्काम और आला फौजी अफसरान की कमजोरियां दस्तावेजी सूरत में हासिल करके उन्हें खुफिया तंजीम के आगे झुकने पर मजबूर किया है। वो एक एक वाक़े की तफसील बता रहा था और एक एक राज के मुतल्लिक वह तमाम अहम नुकात बयान कर रहा था जिसे सिर्फ तंजीम का सरबराह ही बता सकता है। फिर उसने कहा, सबसे अहम और आखिरी सबूत यही है कि मैं तुम सबके दिमागों पर हुकूमत करता हूँ। जो लकीर मैं खींच देता हूँ उसे आगे तंजीम का कोई बरादर नहीं जा सकता। कोई शुबा हो तो यहाँ से उठकर जाओ, मैं तुम दोनों को यहाँ वापस आने पर मजबूर कर दूंगा। दोनों बरादर ने एक दूसरे को देखा, फिर एक ने कहा, जी हाँ, ये तो हम देख चुके हैं कि हमारे जैसे योगा के माहिरीन के दिमागों में आप चले आते हैं। मार्टिन ने कहा, मेरी मोहब्बत और मेरा एतमाद देखो कि मैं तुम दोनों को कितना चाहता हूँ। यह मैं समझता हूँ कि अगर ब्रेन आदम के दिमाग में जाऊँगा तो तुम मेरी गर्दन दबोच लोगे। ऐसे में ख्याल ख्वानी नहीं कर सकूँगा। फिर भी यह खतरा मोल लेकर तुम्हारे रूबरू आया हूँ। सर आप ऐसा ना सोचें, आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है। आप हमें चाहते हैं, हम आप पर एतमाद करते हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। एक्सरे मैन मार्टिन ने कहा, पिछली रात उस बंदर आदमी से अचानक सामना हो गया। मिस्टर ब्लैक, तुम सोच भी नहीं सकते कि वो किस कदर ताकतवर है। उसके हाथों जख्मी होकर अकल आई कि मुझे कम अज़ कम तुम दोनों पर भरोसा करना चाहिए ताकि ऐसी मुसीबत के वक्त कोई तो मेरा अपना मेरे पास हो। सर क्या इस दुनिया में आपका कोई अपना नहीं है? अब तक कोई नहीं था, आज से तुम दोनों मेरे हो। मैं चाहता हूँ तुमसे कोई झूठ ना बोलूँ ताकि तुम दोनों भी मेरे साथ सच्चे रहो। ये जो रिकॉर्ड रूम में आग लगी है इसमें थोड़ी सी मेरी हमाकत का दखल है। मैंने एक लड़की से इश्क करने की हमाकत की थी, उसे ख्याल खोनी के जरिए ट्रैप करके उस मकान में बुलाया था। उसके पीछे वो बंदर आदमी भी चलाया। क्या वो बंदर आदमी उस लड़की का साथी है? लड़की की हैरत से जाहिर हो रहा था कि वो भी पहली बार उस अजूबे को देख रही है, लेकिन जिस तरह उस अजूबे ने उसे मेरी हवस से बचाया है, इससे अंदाज़ा होता है कि वो उसकी एहसानमंद होगी। ब्रेन आदम ने कहा, और वो लड़की इस अजूबे से ज़रूर बातें करेगी। वो दोस्त बनकर एक दूसरे का पता और फ़ोन नंबर भी मालूम कर सकती हैं। ब्लैक आदम ने कहा, अगर हम उस लड़की को गिरफ्तार करें या दूर से उसकी निगरानी करें तो हम उसके ज़रिए उस बंदर आदमी तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। एक्सरे मैन मार्टिन ने कहा, उसका नाम सारा है, ज़रा 1 मिनट मैं भी मालूम करता हूँ वो कहाँ है। उसने ख्याल खोने की परवाज़ की, सारा के पास पहुंचा। उसने सांस रोक ली। वो वापस आकर बोला, ताज्जुब है, वो सांस रोक लेती है, कल तक ऐसी बात नहीं थी। वो ख्याल खोने की लहरों को महसूस नहीं करती थी। ब्रेन आदम ने कहा, अगर अब उसका दिमाग हसास हो गया तो फिर साफ जाहिर है कि किसी ने तनवीम अमल के जरिए उसके दिमाग को लॉक कर दिया। ब्लैक आदम ने एक्सरे मैन से पूछा, सर क्या सारा की शनासाओं में कोई हैप्नाटाइज करने या टेलीपैथी जाने वाला मौजूद है? नहीं, उसका एक मुख्तसर सा खानदान है। उसका अरबपति बाप उसकी सौतेली माँ के साथ मुल्क से बाहर गया है। 2 सौतेले भाई उसकी जान के दुश्मन है। घर से बाहर उसकी कोई सहेली या दोस्त नहीं। इसका मतलब है वो बंदर आदमी के साथ किसी ऐसे गिरोह में पहुंच गई है जहां हैप्नाटाइज करने वाले या टेलीपैथी जानने वाले हैं। उसी गिरोह ने हमारे तमाम राज चुराए होंगे। एक्सरे मैन मार्टिन ने कहा, जब मैं उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे अपने पास बुला रहा था तब उसकी गाड़ी में एक मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। मैं नंबर बता रहा हूँ, तुम रब्ता करो। ब्रेन आदम ने रिसीवर उठाकर नंबर सुने, फिर उन्हें डायल किया। दूसरी तरफ घंटी बजने लगी। फिर किसी ने रिसीवर उठाया। ब्रेन आदम ने अपने रिसीवर से ऐसी आवाज़ें सुनी जैसे कोई दरिंदा सांसें ले रहा हो। वो बोला, हेलो, क्या मिस सारा मौजूद है? दूसरी तरफ से हल्की सी गुर्राहट सुनाई दी। फिर सारा की आवाज़ आई, किसका फ़ोन है हीरो, लाओ मुझे दो। फिर उसकी आवाज़ आई, हेलो मैं सारा बोल रही हूँ। ब्रेन आदम ने कहा, हेलो मिस सारा, मैं तुम्हारे डैडी का नया पीए बोल रहा हूँ। तुम्हारे डैडी सर रॉबिन तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। मैं खैरियत से हूँ, डैडी कहाँ हैं? अभी हम पेरिस में हैं, वो एक बिजनेस मीटिंग में मसरूफ़ हैं। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारी मसरूफियात के सिलसिले में मालूम करूँ कि अभी तुम कहाँ हो।
क्योंकि मीटिंग ख़त्म होती तुमसे बात करेंगे। डैडी से कहो मुझसे मेरे मोबाइल पर रब्ता करें। उन्होंने ये भी पूछा कि अभी तुम्हारी रिहाइश कहाँ है। उनसे कहो मैं सैमसन वैली में हूँ। मिस सारा, तुम सैमसन वैली में कहाँ हो? अपनी मौजूदा रिहाइशगाह का नंबर बताओ। मैं जो कह रही हूँ वही डैडी से कह दो, वह समझ लेंगे मैं कहाँ हूँ। वैसे डैडी ने अपने मजाज के खिलाफ मेरी खैरियत दरियाफ्त की है। उनसे कहना मैं हैरान भी हूँ और मसरूर भी, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। ब्रेन आदम ने रब्ता ख़त्म कर दिया। एक्सरे मैन मार्टन ने कहा मैं तुम्हारे अंदर रहकर सारा की सारी बातें सुन रहा था और मैंने हल्की सी गुर्राहट सुनी है। पिछली रात वह दरवाज़ा तोड़ने से पहले इसी तरह गुर्रा रहा था। ब्रेन आदम ने कहा जी हाँ, मुझे रिसीवर से किसी दरिंदे के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सारा ने उसे हीरो कहकर मुखातिब किया था। मिस्टर ब्रेन, मालूम होता है उसने बंदर को अपना हीरो बना लिया है। यह अच्छा हुआ कि हमें जल्दी उन दोनों का ठिकाना मालूम हो गया। इस बात की तस्दीक करनी होगी कि वहाँ दोनों तन्हा हैं या किसी गिरोह के साथ। मिस्टर ब्लैक, हमें वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। वहाँ भी मुसल्लह पुलिस फोर्स भेजी जाए। वो इस रहाजगाह को चारों तरफ से इस तरह घेर ले कि वो बंदर आदमी वहाँ से निकलकर फरार नहीं हो सकेगा। ब्रेन आदम फ़ोन के जरिए पुलिस कमिश्नर से रब्ता करने लगा। हीरो सारा का हाथ पकड़कर अपने कंप्यूटर के पास लाया, फिर उसे ऑपरेट किया। स्क्रीन पर अल्फाज उभरने लगे। हीरो कह रहा था सारा तुम धोखा खा गई। वह फ़ोन तुम्हारे डैडी के पीए का नहीं, उसी अय्याश के साथी का था जिसने तुम्हें अपने मकान में आने पर मजबूर किया था। उसने पूछा हीरो तुम्हें यहाँ बैठे बैठे ये मालूमात कैसे हासिल हो गई? तुम भूल रही हो, मैंने पिछली रात तुम्हें अपनी गैर मामूली समात व बसारत के मुतल्लिक बताया था। मैं अभी यहाँ बैठा उनकी बातें सुन रहा हूँ। अभी पुलिस फोर्स इस बंगले को चारों तरफ से घेरने वाली है। माय गॉड, अब क्या होगा? मैंने पहले ही समझाया था, मुझे पनाह दोगी तो गोया मुसीबतों को दावत दोगी। वैसे परेशानी दिल से निकाल दो, आने वालों को शुबह है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। उन्होंने सिर्फ मेरी गुराहट सुनी है, मैं फ़िलहाल चला जाता हूँ। वो यहाँ आकर मुझे नहीं पाएंगे तो तुमसे सिर्फ सवालात करेंगे। किसी जुर्म या सबूत के बगैर तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। वो बोली तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं यहाँ आने वालों से खौफजदा और परेशान हूँ? तुमने हैवान होकर मेरी आबरू बचाई, क्या मैं इंसान होकर मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़ दूँ और तुम्हें यहाँ से जाने दूँ? बुरे वक्त को समझो सारा, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। मेरे साथ कहाँ भटकोगी? पता नहीं, अब जहाँ पहुँचूंगा वहाँ पनाह मिलेगी या कोई नई मुसीबत। दुश्मनों से मुकाबला होगा तो अपने बचाव के लिए लड़ते वक्त तो तुम्हें कोई नुकसान पहुँच सकता है। क्या नुकसान पहुँचेगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मर जाऊँगी। तुम मुझे ये नई जिंदगी ना देते तो कल ही मर चुकी होती। ये जिंदगी तुम्हारे नाम है, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। खुशी की शिद्दत से हीरो की आंखें भीग गईं। वो कंप्यूटर के जरिए बोला तुम इतनी मोहब्बत और अज़म से साथ देना चाहती हो? मैं अपने पैदा करने वाले की कसम खाता हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें कोई नुकसान पहुँचने नहीं दूंगा। उसने कंप्यूटर को बंद किया। सारा ने एक अलमारी खोलकर एक रिवॉल्वर और गोलियां उसे दी। एक बैग में कुछ ज़रूरी सामान रखा। हीरो ने अपनी वो अटैची उठा ली जिसमें उसके ज़रूरी सामान के अलावा गैर मामूली दवाएं भी रखी हुई थी। फिर उन्होंने बाहर आकर बंगले के दरवाजे को लॉक किया। इसके बाद गाड़ी में बैठकर वहां से चल पड़े। ये अंदाज़ा था कि पुलिस फोर्स हाईवे से आएगी, इसलिए वह सैमसन वैली की पहाड़ियों की सिमत जा रहे थे। यूं देखा जाए तो उनको बचाव का कोई रास्ता नहीं था। एक्सरे मैन मार्टन और ब्रेन आदम पूरे मुल्क की पुलिस और मिलिट्री के आला अफसरान तक बंदर आदमी की ख्याली तस्वीर पहुंचा रहे थे। यह तस्वीर कंप्यूटर के जरिए बनाई गई थी और इसे फैक्स के जरिए हर जगह पहुंचाया जा रहा था। फिर इस तंजीम के 3 ख्याल ख्वानी करने वाले एक्सरे मैन अल्पा और टेरी आदम इस इंतजार में थे कि सारा और बंदर आदमी को किसी तरह जख्मी किया जाएगा तो उनके दिमागों में जगह मिल जाएगी। फिर वह खुद ही असीर होकर गिरफ्तारी के लिए चले आएंगे। उनके लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। खुदा जिद्दोजहद करने वालों के लिए कोई ना कोई सहारा भेज देता है। उस माबूद ने पिछली रात मुझे उनके पीछे लगा दिया था। मैं लैला के जरिए सारा के दिमाग को लॉक करके मुतमईन हो गया था और अपनी रिहाइशगाह में आकर सो गया था। सुबह उठकर मैंने आदिल और लैला के सामने वो तमाम ज़खीरा थैलों से निकाला जो रिकॉर्ड रूम से समेट कर लाया था। मैंने लैला और आदिल से कहा हम ये तमाम माइक्रो फिल्में छुपा कर रख सकती हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े फाइलों को छुपाना मुमकिन नहीं। तुम दोनों इनकी माइक्रो फिल्में बनाकर तमाम फाइलों को जला डालो। वो मेरी हदायत पर अमल करने लगे। मैं इसराइली हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाली दस्तावेज़ात पढ़ने लगा। मुझे तवक्को थी कि उनके ज़रिए यहूदी खुफिया तंजीम तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन वो बहुत मोहतात थे। उन्होंने अपनी तंजीम की कोई बात तहरीर की सूरत में नहीं रखी थी। किसी भी दस्तावेज़ में किसी आदम बरादर का नाम दर्ज नहीं था। अलबत्ता ये तमाम बरादर पुलिस और मिलिट्री के आला अफसरान की हैसियत से सरकारी कागजात में थे और इन्हें पढ़कर यह अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था कि वही लोग खुफिया तंजीम के सरगर्म रुकन हैं। इन दस्तावेज़ात से इसराइली हुकाम और फ़ौज के आला अफसरान की बहुत सी सियासी और ज़ाती कमज़ोरियों का सबूत मिलता था। मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ब्रेन आदम का नाम, पता और फ़ोन नंबर नोट किया, क्योंकि कई कागजात में और कई अहम मामलात में उसका जिक्र और उसके दस्तखत मौजूद थे। फिर एक दस्तावेज़ में इसराइली सीक्रेट सर्विस ब्लैक आदम का जिक्र था। इसमें यह दर्ज था कि उसने और अल्पा ने पेरिस में एक टेलीपैथी जानने वाले टेरी नामी शख्स को ट्रैप किया था, जो को ट्रैप करने में नाकाम रहे थे। यह दस्तावेज़ात एक मुआहदा था कि ब्लैक आदम ने टेरी का ब्रेन वॉश कराने के लिए उसे सरकारी डॉक्टरों के हवाले किया है। ब्रेन वॉशिंग के बाद टेरी फिर ब्लैक आदम के हवाले कर दिया जाएगा।
ये पढ़कर दो बातें मालूम हुई। एक तो ये कि अल्पा के बाद खुफिया तंजीम में जिस दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले का इजाफा हुआ था उसका नाम टेरी आदम है। दूसरी बात यह कि ब्लैक आदम का ताल्लुक ज़रूर खुफिया तंजीम से है। मैंने उसका नाम, पता और फ़ोन नंबर मालूम कर लिया। मुझे किसी एक्सरे मैन मार्टिन रसल के वजूद का इल्म नहीं था, इसलिए मैंने गलत अंदाज़ा लगाया कि सारा पर आशिक होने वाला और उसे खुफिया मकान में बुलाने वाला वही टेरी आदम है। लैला ने मेरे पास आकर कहा, आदिल माइक्रो फिल्म तैयार कर रहे। मैं अभी सारा के ख्यालात पढ़ रही थी। हीरो ने अपनी कुव्वत समाज से सुनकर यह बताया कि दुश्मनों को सारा और हीरो की मौजूदा रिहाइशगाह का इल्म हो गया। वहाँ पुलिस फोर्स पहुँचने वाली है। क्या हीरो ने गैर मामूली समाज से यह सुना कि वो दुश्मन है? जी हाँ। 3 अशखास एक कमरे में बैठे बातें कर रहे हैं। उन्होंने बातों के दौरान एक दूसरे को मिस्टर ब्रेन और मिस्टर ब्लैक कहकर मुखातिब किया था, और उनमें से जो तीसरा शख्स है वो टेलीपैथी जानते हैं। ब्रेन और ब्लैक उस शख्स को ताजीम से सर कहकर मुखातिब करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं हो सका। मैंने कहा, बहुत कुछ मालूम हो चुका है। ये ब्रेन आदम और ब्लैक आदम खुफिया तंजीम के अहम अफराद हैं। मैं ये गलत अंदाज़ा लगा रहा था कि टेरी आदम सारा को ट्रैप करके अपने पास बुला रहा था, लेकिन इस तंजीम में कोई तीसरा ख्याल ख्वानी करने वाला भी है और वह सबका हेड है, सरबरा है। लैला ने पूछा, क्या वो सरबरा टेरी आदम नहीं हो सकता? नहीं, खुफिया तंजीम कायम होने के बाद अभी हाल ही में टेरी को पेरिस से फांस कर लाया गया है और उसका ब्रेन वॉश करके उसे वफादार बनाया गया है। ऐसे शख्स को कोई सरबरा तस्लीम नहीं करेगा। ब्रेन आदम और ब्लैक आदम जिस शख्स को सर कहकर मुखातिब कर रहे हैं वही उनका सरबरा है। अब सारा और हीरो का क्या बनेगा? वो अपनी पनाहगाह से निकल गए हैं और हाईवे की मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। ये हीरो की अक्लमंदी है। पुलिस फोर्स हाईवे के रास्ते आएगी, इसलिए पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो सारा के साथ कहाँ जाएगा? वो तो ऐसा जुबा है कि जहाँ जाएगा पकड़ा जाएगा। मैं समझ रहा हूँ। अब तक पूरे मुल्क की पुलिस और मिलिट्री हरकत में आ गई होगी। उन दोनों के लिए कोई जायपनाह नहीं है। ऐसे बुरे वक्त में कोई हीरो की मदद नहीं कर सकेगा। मदद करने वाली सारा भी बुरी तरह फंस रही है। क्या हम भी उनके काम नहीं आ सकेंगे? काम आने के लिए तो सारा के दिमाग में जगह बनाई है, लेकिन अभी हम तमाशा देखेंगे। उनकी जान पर बनी हुई है और आप तमाशा देखेंगे। ये समझो कि हीरो गैर मामूली समात व बसारत और जिस्मानी और दिमागी कुव्वतों का हामिल है। हमें देखना चाहिए कि वो किस तरह अपनी जहानत से काम लेकर अपनी और सारा की बका का रास्ता निकालते हैं। क्या मुझे सारा के पास रहना चाहिए? मुसलसल रहने की ज़रूरत नहीं, थोड़े थोड़े वक्फे से जाया करो। वक्फे के दौरान दुश्मनों ने अगर उन्हें गोली मार दी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जख्मी करेंगे। हीरो को हर हाल में जिंदा गिरफ्तार करेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक अजूबा है, बल्कि इसलिए भी कि वो गैर मामूली दवाओं की पैदावार है। दुश्मन चाहेंगे कि इस बंदर आदमी के जरिए वो गैर मामूली फार्मूले मुकम्मल हो जाएं जो उनके पास अधूरे पड़े हैं। मैं फिर एक दस्तावेज़ पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। मैं वो तमाम दस्तावेज़ात और माइक्रो फिल्में ले आया था। मैंने उस रिकॉर्ड रूम में आग लगाई थी। इसराइली हुकाम, फौजी अफसरान और यहूदी खुफिया तंजीम के ब्रादर्स उस आग में जल भुन रहे थे। बेचारे उस बंदर आदमी को मुलजिम गर्दान कर उसके पीछे पड़ गए थे। मेरे हक में अच्छा कर रहे थे। मैं आराम से तमाशा देख रहा था और यह तमाशा ज़रूरी था। मालूम तो हो कि वो बंदर आदमी हीरो कितने पानी में है। पाशा के सर पर पूजा को हासिल करने की धुन सवार थी और शीतारा ने वादा किया था कि जिस दिन वह बदन की मखसूस बू तब्दील करने का कामयाब तजुर्बा करेगा, उस दिन पूजा उसके हवाले कर दी जाएगी। इस तजुर्बे के लिए पाशा को एक लेबॉर्ट्री की ज़रूरत थी जिसमें जदीद आलात और हर तरह की सहूलतें मुयस्सर हों। दिल्ली में एक बूढ़े तजुर्बाकार डॉक्टर की ऐसी एक ज़ाती लेबॉर्ट्री थी। शीतारा ने डॉक्टर को ट्रैप किया, उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाया, फिर पाशा को वहाँ मसरूफ़ रहने का हुक्म दिया। पाशा ने कहा, तुम सिर्फ मेरे दिमाग में आती हो, सामने नहीं आओगी तो तजुर्बा कैसे करूँगा? उसने पूछा, सामने आना क्यों ज़रूरी है? मुझे तुम्हारे खून और पसीने वगैरह की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे हार्मोन्स वगैरह की कमी बेशी का हिसाब रखूंगा, तब तुम्हारी मखसूस बू का तज्जिया करूंगा। वो सोच में पड़ गई। अपने असूल के खिलाफ किसी दोस्त या दुश्मन के सामने नहीं आना चाहती थी। अगरचे पाशा उसका मामूल और ताबेदार था, उसके हुक्म पर जान दे सकता था, ताहम वह मोहतात रहने की आदी थी। उससे भी दूर रहती थी, लेकिन अब मजबूरी आन पड़ी थी। पारस ने वो 2 चश्मी हीरे अपने पास रखकर उसे बड़ी आजमाइशों में मुब्तला कर दिया। इन हीरों को हासिल करने के लिए पारस से सिर्फ दोस्ती ही नहीं, उसकी कुर्बत भी ज़रूरी थी, और उसकी कुर्बत से बचने के लिए अब पाशा के सामने जाना ज़रूरी हो गया। वह अपनी बू तब्दील करके पारस को अच्छी तरह उल्लू बना सकती थी। उसने उसे उल्लू बनाने के लिए पूजा जैसी हसीन लड़की का इंतखाब किया था। मंसूबा यह था कि अपनी बू पूजा में मुंतकिल हो जाए ताकि पारस उसे शीतारा समझकर कबूल करे और 2 चश्मी हीरे उसके हवाले कर दे। वह बोली, पाशा तुम मेरे ताबेदार हो, इसके बावजूद मैं किसी पर भरोसा नहीं करती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा बेबसी की सूरत में भरोसा करने पर मजबूर हो जाती हूँ। तुम मेरी मालका हो, मेरा दिमाग तुम्हारे कब्ज़े में है। तुम जब चाहो मेरी रूह कब्ज़ कर सकती हो। हाँ, ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन तुम मेडिकल टेस्ट के दौरान गलत इंजेक्शन या दवा के ज़रिए मुझे दिमागी मरीज़ा बना सकती हो। ऐसे में मेरी एहतियाती तदाबीर धरी की धरी रह जाएंगी। तुम्हारे वफादार मातियत मुझे गन पॉइंट पर रखकर मुझे धोखाबाजी से बाज रख सकती हैं। बेशक वह तुम्हें फरेब और मक्कारी से बाज रखेंगे और तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचाओगे तो वो तुम्हें गोली मार देंगे, लेकिन उस वक्त तक तो मुझे नुकसान पहुंच चुका होगा।
तुम्हारे हराम मौत मरने के बाद भी मैं फिर वही ख्यालख्वानी करने वाली शीतारा नहीं बन सकूंगी। मैं अपनी वफादारी की कसम खाकर यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें मेरी ज़ात से नुकसान नहीं पहुँचेगा। अब तुम यकीन ना करो तो तुम्हारी मर्जी। इसका एक और हल है, तुम जितने मेडिकल टेस्ट लेना चाहते हो वो लिख कर दे दो। मैं किसी तजुर्बाकार डॉक्टर से वो टेस्ट कराऊंगी। तुम उसकी रिपोर्ट के मुताबिक मेरी बू तब्दील करने का तजुर्बा कर सकोगे। फिर तरीक़ेकार के मुताबिक काम होने लगा। शीतारा ने उस बूढ़े डॉक्टर से तमाम ज़रूरी टेस्ट कराए, जो लेबॉर्ट्री का मालिक और उसका ताबेदार था। ऐसे टेस्ट के दौरान पाशा को लेबॉर्ट्री से दूर रखा जाता। जब शीतारा वहाँ से चली आती तब ख्याल ख्वानी के जरिए हुक्म देती, जाओ और रिपोर्ट के मुताबिक काम करो। वह पूजा की खातिर दिन रात मसरूफ़ रहने लगा। उधर शीतारा ने पूजा पर अमल करके उसकी आवाज़ तब्दील कर दी, ताकि पाशा फुर्सत के वक्त अपनी गैर मामूली समाज से उसकी आवाज़ भी ना सुन सके। फिर उसने दूसरी लड़की को पूजा का रूप, उसकी आवाज़ और लहजा दिया, ताकि पाशा मुतमईन रहे कि वो अपनी पूजा की आवाज़ सुन रहे और उसी कोठी में मौजूद है जिसकी अनेक्सी में वो रहते हैं। इसके बाद उसने पूजा के भी वही मेडिकल टेस्ट कराए और इस मकसद के लिए उसे पाशा के सामने पेश किया और कहा, इस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके भी पसीने और बू का भी तज्जिया करो। उसने पूछा, तुम किसी दूसरी लड़की के मखसूस बू क्यों तब्दील कराना चाहती हो? मैं चाहती हूँ जब तुम्हारा तजुर्बा कामयाब हो तो मेरी बू इसके बदन में मुंतकिल की जाए। मैं कुछ रोज़ इस कामयाब तजुर्बा को आजमाऊंगी, इसके बाद अपने बदन की बू तब्दील कराऊंगी। यूं पूजा की मखसूस बू पर भी काम होने लगा। पूजा कई बार मेडिकल टेस्ट के लिए पाशा के सामने लेबॉर्ट्री में आती रही, लेकिन वो उसे पहचान ना सका। शीतारा ने आर्जी मेकअप के जरिए उसका चेहरा बदल दिया था, आवाज़ और लहजा भी बदल दिया। उसके जहन से पाशा को फरामोश करा दिया, इसलिए पूजा उसे करीब से देखकर भी याद न कर सकी कि ये वही मोहसिन है जो उसे एक सियासतदान के ऐश कदा से बचा कर लाया था। शीतारा बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत बड़ी चालाकी से काम ले रही थी, लेकिन वो बेइंतहा मसरूफियात से परेशान हो गई थी। उसने सुपर मास्टर से दोस्ती की हुई थी। अमेरिका पर टेलीपैथी के जरिए हावी रहने के लिए सुपर मास्टर जॉन ब्लोशर की बेटी बन गई और अपनी एक मखसूस डमी को सुपर मास्टर के पास भेजकर यह साबित कर दिया था कि वह सचमुच बेटी बनकर सुपर मास्टर पर भरोसा करके उसके मुल्क में रहने चली आई है। सुपर मास्टर के अलावा वहाँ के हुकाम और फौजी अफसरान भी उस पर भरोसा कर रहे थे। उन्होंने उसकी रहनुमाई में अपने ज़हीन जासूसों की एक टीम इसराइल भेज दी थी, ताकि वो गैर मामूली फार्मूले हासिल किए जाएं और यहूदी खुफिया तंजीम की जड़ों तक पहुँचा जाए। अब शीतारा की समझ में आ रहा था कि वो तन्हा इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकेगी। दिन रात की ख्यालख्वानी से सर दुखने लगा था। दाई माँ ने कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तमाम मसरूफियात ख़त्म कर दे। अगर ख़त्म नहीं कर सकती है तो कुछ कम कर दे, वरना ख्यालख्वानी करते करते पागल हो जाएगी। अगर दूसरों के अंदर जाकर सिर्फ उनके ख्यालात पढ़ने की बात होती तो कोई बात ना थी, लेकिन ख्यालात पढ़ने के बाद उनके मुताबिक जिम्मेदारियों से और अच्छे बुरे हालात से निमटना होता था। इन सब के नतीजे में थकन और परेशानियां बढ़ जाती थीं। वो बोली, दाई माँ, यह समझ में नहीं आता कौन सी मसरूफियत ख़त्म करूँ, सारी ही मसरूफियात अहम हैं। वहाँ सुपर मास्टर की बेटी बनकर रहना क्या ज़रूरी है? मैं इस इंतज़ार में हूँ कि वहाँ जो ट्रांसफार्मर मशीन ख़राब हो गई है उसकी मरम्मत हो जाए, वो लोग दूसरी मशीन तैयार कर लें। मैं वहाँ टेलीपैथी के ज़रिए हावी रहूँगी, तो उस मशीन के ज़रिए जो ख्याल ख्वानी करने वाले पैदा होंगे उन्हें मैं ट्रैप करके अपना ताबेदार बनाती रहूँगी। बेटी पता नहीं वो मशीन कब कारआमद होगी, तो उसके इंतज़ार में बीमार पड़ जाएगी। अगर बीमार पड़ेगी और ख्याल ख्वानी के ज़रिए अपनी डमी के पास नहीं पहुंच सकेगी तो ये भेद खुल जाएगा कि वहां तू नहीं और अपनी डमी के जरिए सुपर मास्टर वगैरह को फरेब दे रही है। हाँ माजी, आसार तो यही नजर आ रहे हैं। अगर आराम नहीं करूंगी तो वाकई बीमार हो जाऊंगी। मेरा मशवरा मान ले, अमेरिका और इसराइल के तमाम मामलात पर मिट्टी डाल, जान है तो जहान है। तुझे एक आरामदेह ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ख्याल ख्वानी करने वाले मातियत की ज़रूरत है। तो मास्क मैन से ईवान रास्का को छीन कर लिया। मैं कई दिनों से सोच रही हूँ, मगर ईमान रास्का को वहाँ से यहाँ लाने का मौका नहीं मिल रहा। मैं किस ज़ुबान में समझाऊं कि मौका तब मिलेगा जब मसरूफियात कम करेगी। तो उनकी ट्रांसफार्मर मशीन से फ़ायदा हासिल करने की बात दिमाग से निकाल दे। तुझे यहूदियों की खुफिया तंजीम से भी कुछ नहीं लेना। वापस आ जा, आराम से सो जा। तूने मेरी भी नींदें उड़ा दी हैं। जी चाहता है नन्ही बच्ची की तरह तेरी पिटाई कर दूं। शीताना ने हंसते हुए दाई माँ को गले लगाकर कहा, तुम मेरी सगी माँ से बढ़कर हो। अब मैं तुम्हारी पिटाई से डर गई हूँ। वादा करती हूँ अपनी डमी को सुपर मास्टर की रिहाइशगाह से गायब करके वहाँ के तमाम मामलात ख़त्म कर दूंगी। ये ना कहो कि ख़त्म कर दूंगी, अभी और इसी वक्त अपनी डमी को वहाँ से निकालो। अच्छी बात है, अभी जा रही हूँ। उसकी डमी शीतारा और सुपर मास्टर की बेटी बनकर मुकम्मल एतमाद हासिल करने के लिए सुपर मास्टर की रिहाइशगाह में रहती थी। शीतारा ख्याल ख्वानी की परवास करके डमी के अंदर पहुंची तो पता चला बाजी पलट गई है। उसकी डमी को गिरफ्तार करके मिलिट्री हेडक्वार्टर में पहुंचा दिया गया था। शीतारा ने डमी से पूछा, मामला क्या है? वो बोली, मैडम आप जानती हैं, इस मुल्क में एक ही ख्याल ख्वानी करने वाला विक्की सोल रह गया है। हमने उसे अहमियत नहीं दी, लेकिन वो मेरी टो में रहता था। मुझे असली शीतारा समझकर मार डालना चाहता था। डमी के बयान के मुताबिक विक्की सोल ने सुपर मास्टर के बावर्ची को ट्रैप किया। उसने उसके जरिए डमी के खाने में असाबी कमजोरी की दवा मिला दी,
जब डमी दिमागी तौर पर कमज़ोर हुई तो विक्की सोल उसके अंदर आ गया। फिर उसके ख्यालात पढ़कर बोला, अच्छा तो तुम शीतारा नहीं हो? डमी ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? मेरे अंदर से जाओ। तुम तो सांस रोक लिया करती हो, मुझे भगा दो। मगर वो ऐसा न कर सकी। आधे घंटे के अंदर फौज के द्वाल अफसर मुसल्ला जवानों के साथ आ गए। सुपर मास्टर को भी बुलाया गया। फिर कहा गया, मादाम, हमारी टेलीपैथी जाने वाली की रिपोर्ट है कि आप शीतारा नहीं है। वो परेशान होकर बोली, विक्की सोल मेरे खिलाफ आप लोगों को भड़का रहे। वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ सुपर मास्टर की बेटी बनकर रहूँ और उससे ज़्यादा मेरी पजीराई होती रहे। आप अभी खुद को शीतारा साबित कर दें, मेरे दिमाग में आकर गुफ्तगू करें। वो ज़रा हिचकिचाई, फिर बोली, मैं बीमार हूँ, अभी ख्याल ख्वानी करने के काबिल नहीं हूँ। तुम बीमार नहीं हो, दरअसल शीतारा अभी तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए तुम ख्याल ख्वानी का फ्रॉड नहीं कर सकोगी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम सारी हकीकत बयान कर दो। वो मर जाती तब भी खुद को डमी ना कहती, लेकिन विक्की सोल ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर इकरार जुर्म पर मजबूर किया। वो बोली, मैं इकरार करती हूँ कि मैं डमी हूँ। शीतारा मेरे अंदर आकर ख्याल ख्वानी करती है, तो तुम सब मुझे टेलीपैथी जानने वाली शीतारा समझ लेते हो। इकबाल जुर्म के बाद उसे गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर पहुंचाया गया था और असली शीतारा का इंतजार किया जा रहा था। असल ने अपनी डमी से तमाम हालात मालूम करने के बाद फौज के आला अफसर से कहा, मैं आ गई हूँ। असल शीतारा बोल रही हूँ। तुम लोगों ने मेरी डमी को बाहर सर्दी में खड़ा किया है, उसे अंदर बुलाओ और आतिशदान के करीब बिठाओ। आला अफसर ने कहा, शीतारा हमें हुक्म ना दो, हम तुम्हारी डमी के साथ वही बर्ताव कर रहे हैं जो। वो बात काट कर बोली, बकवास मत करो, फौरन उसे गर्मी और आराम पहुंचाओ। एक फौजी जवान ने अचानक अपनी गन सीधी की, फिर आला अफसर को निशाने पर रखते हुए बोला, मैं शीतारा हूँ, अभी तुम्हें गोली मार दूंगी। अफसर ने घबराकर हुक्म दिया, उस डमी को यहाँ अंदर लाओ। हुक्म की तामील हुई। डमी को अंदर लाकर आतिशदान के पास बिठाया गया। वो बोली, शुक्रिया मादाम, आप मेरी हिफाजत की ला गई हैं, लेकिन मेरे अंदर विक्की सोल कह रहा है कि यहाँ आप किसी अफसर को नुकसान पहुंचाएंगी तो ये मुझे मार डालेगा। शीतारा ने कहा, विक्की सोल अव्वल दर्जे का गधा है, इसलिए आज तक इस मुल्क के लिए कोई कारनामा अंजाम ना दे सका। ऑफिसर, तुम अपनी अकल से उसे समझाओ। ये सिर्फ मेरी एक डमी को मारेगा। मैं एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के दिमागों में पहुंचकर इनके जरिए लाशों के ढेर लगा दूंगी। एक आला अफसर ने कहा, विक्की सोल तुम अहमकाना चैलेंज ना करो। मैं शीतारा से पूछता हूँ, उसे हमसे क्या दुश्मनी है? हमने उस पर अंधा एतमाद किया, उसने हमें क्यों धोखा दिया? मेरे पास किसी सवाल का जवाब देने का वक्त नहीं। मैं आखिरी बात कहती हूँ, अभी किसी पहली फ्लाइट से मेरी डमी को यूरोप के किसी भी मुल्क में जाने दो। फौरन एयरपोर्ट के इंक्वायरी काउंटर से रब्ता करो, किसी भी मुसाफिर की सीट कैंसिल करके डमी की सीट कंफर्म करो। कम ऑन, हरी अप। उसके अहकामात की तामील होने लगी। ये बात समझ में आती थी कि वहाँ के आला हुक्काम और आला फौजी अफसरान के दिमागों में घुसकर उन्हें खुदकुशी पर मजबूर कर सकती थी, और तनहा ख्याल ख्वानी करने वाला विक्की सोल उसे ऐसा करने से बाज नहीं रख सकता था। बहरहाल वो अपनी डमी को वहाँ से बखैरियत निकाल लाई। दिमागी तौर पर हाजिर होकर इत्मीनान की सांस लेकर बोली, दाइमा मैं बड़ी बड़ी मसरूफियात से निजात हासिल कर चुकी हूँ। वाकई यूं लग रहा है जैसे पलक झपकते ही मेरे सर से पहाड़ उतर गया है। वो खुश होकर बोली, तूने मेरे मशवरे पर अमल करके साबित कर दिया कि मुझे अपनी माँ समझती है। अब कान पकड़ ले कि आइंदा सिर्फ 2 हीरे हासिल करने की मसरूफियत रहेगी। हाँ, वो 2 चश्मी हीरे मेरी खुशबख्ती के लिए लाजमी है। बस एक बार वो हासिल हो जाएं, इसके बाद मैं पारस को अपने ख्यालों से नोच कर फेंक दूंगी। दाइमा हंसने लगी। शीतारा ने कहा, देखो दाइमा, ऐसे वक्त तुम हंसती हो तो मुझे गुस्सा आता है। पारस कौन सा अफलातून है? तुम गलत सोचती हो कि मैं उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकूंगी, बस वो हीरे मिल जाएं। फिर मैं उधर मुंह भी नहीं करूंगी जिधर से हवा पारस को छू कर आएगी। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या मैं झूठ कह रही हूँ? ए बेटी, अब तुम मुस्कुराने पर भी पाबंदी लगाएगी। अब मैं तेरी दीवानगी को क्या कहूँ? मेरी मुस्कुराहट के पीछे भी तुझे पारस की झलक मिल रही है। उसने एक गहरी सांस खींची, जैसे हवा उस छैल छबीले को छू कर आई हो। फिर वह बिस्तर पर गिर पड़ी। औंधी होकर दाई माँ से मुंह छुपा लिया। बाज़ औक़ात औरत कुछ नहीं कहती, उसकी अदाएं सब कुछ कह देती हैं। दाई माँ उसे तन्हा छोड़कर चली गई। बुढ़िया जानती थी कि अभी उसे तन्हा छोड़ देना चाहिए। वो सोचते सोचते सो गई। मसरूफियात के ख़त्म होते ही वो हल्की फुल्की सी हो गई। पता नहीं कितने अरसे बाद वह दिमाग को हदायत दिया बगैर गहरी नींद में डूब गई। वो दोपहर 2 बजे सोई थी, रात के 9 बजे बेदार हुई। दाई माँ ने उसकी बलाएं लेकर कहा, आज एक मुद्दत के बाद मेरी बेटी ने खूब नींद पूरी की है। भगवान ने चाहा तो अब सेहत भी अच्छी रहेगी और दिमाग के साथ साथ चेहरा भी तरोताज़ा रहा करेगा। उठकर बोली, मैं गुसल करने जा रही हूँ, आधे घंटे के अंदर रोटी खिला दो, बहुत भूख लग रही है। उसने शावर के नीचे आकर उसे खोला, फिर पानी की फवारों में भीगने और सोचने लगी। उसने पूजा की खबर ली। उसे जिस मकान में रखा गया था वहाँ वो खैरियत से थी। फिर उसने पाशा के दिमाग में झांक कर देखा। उसके ख्याल ने बताया कि वो कामयाब हो रहा है और अगले 24 घंटों में शायद कोई खुशखबरी सुना सके। वह मौजूदा मसरूफियत से ज़रा फारिग होकर एक सोफे पर लेट गया था और गैर मामूली कुव्वत समात के जरिए पूजा की बातें सुन रहा था। वो जिसकी आवाज़ सुन रहा था वो असल नहीं थी, मगर पूजा की आवाज़ और लहजे में एक मुलाजमा से बातें कर रही थी। उसे कह रही थी, मैं तन्हाई से बेजार हो गई हूँ, समझ में नहीं आता मसरूफ़ रहने के लिए क्या करूँ। मुलाजमा ने कहा, किसी से इश्क करो, वक्त बड़े मज़े से गुजरता रहेगा। इश्क करने के लिए मुझे एक ही शख्स पसंद आया था, पता नहीं वो कहाँ गुम हो गया है।
पाशा ये सुनकर खुश हो गया। वो समझ रहा था कि पूजा उसे याद कर रही है, जबकि वो डमी अपने एक महबूब को याद कर रही थी। वो महबूब उसे बिछड़ गया था और बिछड़ने के बाद अब तक उसकी कोई खबर नहीं ली थी। शीतारा ने तय किया था कि वो मुसलसल ज़्यादा देर तक ख्याल ख्वानी नहीं किया करेगी, इसलिए वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर तौलिए से बदन पहुंचने लगी। दाइमा खाने के लिए आवाज़ें दे रही थी। उधर पाशा इश्क में डूबा हुआ था और बड़ी तवज्जो से अपनी पूजा की रसभरी बातें सुन रहा था। मुलाजमा पूजा से पूछ रही थी, तुमने जिसे पसंद किया वो तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? वो बोली, वो कमबख्त हरजाई था। पाशा ने कहा, नहीं मेरी पूजा, मैं हरजाई नहीं हूँ। फिर उसे ख्याल आया कि पूजा उसकी आवाज़ नहीं सुन सकेगी। वो कह रही थी, पता नहीं ये मर्द दिल दुखाने के लिए क्यों दिल लगाती है। वो ज़ेर लब बुड़बड़ाया, मैं कैसे बताऊं कि इसकी खातिर दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। मेरी मेहनत कामयाब होगी तो मुझे इनाम के तौर पर मिलेगी। मुझे यकीन है कि कल तक कामयाबी हासिल हो जाएगी। मुलाजमा कह रही थी, शायद वो किसी मुसीबत में मुब्तला हो, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ सका। पाशा ने मुलाजमा को शाबाशी दी। वो उसकी हमायत में बोल रही थी। पूजा ने कहा, वो किसी के जरिए खबर भेज सकता था, मुझे खत लिख सकता था। वो बुड़बुड़ाया, अब शीतार आएगी तो मैं कहूँगा कि वो मेरा पैगाम पूजा तक पहुँचा दे। उसे मालूम होना चाहिए कि मैं उसके इश्क में पहाड़ काट कर जुए शील ला रहा हूँ। मुलाजमा ने कहा, मुझे अपने महबूब का पता बताओ, मैं उसकी खैरियत मालूम करके आऊँगी। पाशा ने कहा, हाँ पूजा को मालूम है कि मैं कोठी नंबर 2087 के नेक्सी में रहता हूँ। मुलाजमा आएगी तो मैं दिल खोलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगा। और वो आगे ना सोच सका। उधर पूजा कह रही थी, मेरा साजन रेलवे स्टेशन के पास सत्यनारायण की गली में रहता है। उसका कोई मकान नहीं, वो एक गैराज में रहता है। पाशा ने अपनी जगह से उठकर कहा, अरे पूजा ये क्या कह रही हो, मैं यहाँ नेक्सी में रहता हूँ। तुम मुलाजमा को मेरा गलत पता क्यों बता रही हो? वो किसी दूसरे के पास चली जाएगी, जबकि मैं तुम्हारा साजन हूँ। इतना बुड़बुड़ाने के बाद उसे फिर याद आया कि ये कुदरती टेलीफोन एक तरफा है। उधर की आवाज़ सुन सकते, इधर की आवाज़ नहीं सुना सकता। वो झुंझला कर बैठ गया। मुलाजमा कह रही थी, मुझे अपने साजन का हुलिया बताओ, मैं अभी उसे पकड़कर तुम्हारे पास लाऊंगी। पूजा की आवाज़ आई, हुलिया क्या बताऊं, उसका रंग सांवला है। वो बोला, नहीं पूजा, मैं सांवला नहीं हूँ, मेरा रंग सुर्खो सफ़ेद है। वो बोली, उसका कद 5.5 फुट है, वो एक दुबला पतला सा जवान है, उसका वजन बीमारी के बायस। वो गुस्से से मेज़ पर घूंसा मारकर बोला, पागल की बच्ची, तूने मेरा रंग और हुलिया भी बदल दिया है। मैं 6.25 फुट का ऊंचा पहाड़ हूँ, मेरा वजन 4 मन है। तू अपनी बहन शांति की कोठी से मेरे साथ यहाँ तक आई थी और इतनी जल्दी मेरा हुलिया भूल गई है। फिर वो सोचने लगा, कहीं मैं गलती से किसी दूसरी औरत की आवाज़ तो नहीं सुन रहा, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। और अगर मैं पूजा से मिलती जुलती आवाज़ सुन रहा हूँ तो फिर पूजा कहाँ चली गई है? क्या अभी वो खामोश है, कहीं सो रही है? फिलहाल वो इस पहलू से सोच रहा था कि सही आवाज़ सुनने में कुछ गड़बड़ हो रही है। शीतारा पर शुबा नहीं हो सकता था कि वो फ्रॉड कर रही है। क्योंकि वो उसका मामूल और ताबेदार था, इसलिए उसके खिलाफ नहीं सोच रहा था। शीतारा रात के खाने से फारिग होकर एक आरामदेह सोफे पर बैठ गई थी और ख्याल ख्वानी के जरिए मास्क मैन के पास पहुंची हुई थी। उसने पिछले दिनों मास्क मैन पर अमल करके उसे अपना ताबेदार बना लिया था। टेलीपैथी जानने वाले इवान रास्का पर अभी तक हाथ डालने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि उसके दिमाग में उसे जगह नहीं मिली थी। मास्को में अभी रात हुई थी। मास्कमैन की सोच ने बताया था कि वो भी इवान रास्का का खाना लेकर उस महल में जाएगा जहां उसे नज़रबंद रखा जाता है। यह जिक्र पहले हो चुका है कि उसे कितनी पाबंदियों और सख्त पहरों में रखा जाता था। मास्कमैन और इवान रास्का रात का खाना स्क्रीन के सामने बैठकर खाते थे और एक दूसरे को स्क्रीन पर देखकर उन मामलात पर गुफ्तगू करते जिसके सिलसिले में इवान रास्का ख्याल ख्वानी के जरिए मसरूफ़ रहता था। शीतारा ने मास्कमैन के दिमाग में यह नक्श कर दिया कि अभी जो खाना वो लेकर जाए उसमें सिर्फ इतनी सी मिकदार में ऐसा भी कमज़ोरी की दवा मिलाए कि वो बराए नाम कमज़ोरी महसूस करे। अगर उसकी कमज़ोरी या बीमारी ज़ाहिर हो गई तो मास्कमैन पर शुबा किया जाएगा और वो अपने मकसद में नाकाम रहेगा। मास्कमैन इवान रास्का के मामलात का इंचार्ज था, फिर इस मुल्क में उसकी हैसियत रीढ़ की हड्डी की तरह थी। शीतारा ने इतने अहम शख्स को अपना ताबेदार बना रखा था। उसने उसके अहकामात की तामील की और रात के खाने के जरिए इवान रास्का को हिसाबी कमज़ोरी में मुब्तला कर दिया। उसके लिए दिमाग के दरवाजे खोल दिए। शीतारा ने उसके अंदर आकर पूछा, हेलो रास्का, क्या कमज़ोरी महसूस कर रहे हो? वो चौंक कर बोला, कौन है? मेरे अंदर कौन बोल रहा है? बोल रहा नहीं, बोल रही हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ। मेरे अंदर ये कमज़ोरी तुमने पैदा की है। मुझे अफसोस है, तुम्हारे पास पहुँचने का और कोई रास्ता नहीं था। अगर तुम दोस्ती नहीं करना चाहोगे तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी, वापस चली जाऊँगी। पहले ये तो बताओ तुम कौन हो? मैं शीतारा हूँ। कभी मरीना से तुम्हारी दोस्ती थी, उसने मेरा जिक्र किया होगा। हाँ, वो तुम्हारी सहेली थी। उसने बताया था कि तुम टेलीपैथी जानने वालों के दरमियान एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही हो। तुम वही शीतारा हो ना? मैं वही हूँ। मैंने यज़म किया है कि किसी टेलीपैथी जानने वाले को किसी तंजीम या किसी मुल्क का गुलाम ना बनने दूँ। मेरी फहरिस्त में ऐसे बहुत से टेलीपैथी जानने वालों के नाम हैं जो दूसरों के गुलाम बने हुए हैं। उनमें तुम्हारा नाम सर फहरिस्त है। मेरा नाम सर फहरिस्त क्यों है? इसलिए कि तुम एक तवील अरसे से रूस के गुलाम बने हुए हो और कोई तुम्हें इस कैद से रिहाई दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा। क्या तुम रिहाई चाहते हो? यह भी कोई पूछने की बात है? मैं बरसों से इस महल की चारदीवारी में रहकर बेजार हो गया हूँ। अगर ज़िंदगी से प्यार ना होता तो खुदकुशी कर लेता। मैं तुम्हें आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का मौका दूंगी। महल के अतराफ इतना सख्त पैर है कि तुम टेलीपैथी के जरिए मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकोगी। मैं सब जानती हूँ।
महल के दाएं बाएं, आगे पीछे और नीचे से फरार होने का कोई रास्ता नहीं। इन अतराफ में कोई कीड़ा भी रेंग कर गुजरे तो खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। महल की छत पर हर वक्त सिर्फ मास्क मैन का हेलीकॉप्टर आता है। छत पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। मास्क मैन उनके सामने हेलीकॉप्टर से उतरकर छत की सीढ़ियों से अंदर उस कमरे में आता है जहां चारों तरफ टीवी स्क्रीन है और हर स्क्रीन पर तुम नजर आते हो। ईवान रास्का ने कहा, महल के चारों तरफ पहरा देने वाले अपने अपने कैबिन में बैठकर स्क्रीन पर मुझे देखते रहते हैं। मैंने कहा ना, मैं सब जानती हूँ, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें बखैरियत यहाँ से निकाल ले जाऊंगी। अगर तुम नाकाम हुई तो मुझे फरार होने की सख्त सजाएं दी जाएंगी। मर्द होकर सजाओं से डरते हो। आज़ादी हासिल करने के लिए कुछ तो जख्म खाने पड़ते हैं। वैसे मुझ पर भरोसा करो, मैं बड़ी ठोस प्लानिंग पर अमल करूंगी। नाकामी का चांस 1% भी नहीं रहेगा। मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। बहुत मामूली सी दवा तुम्हारे हलक से उतरी है, सुबह तक तवानाई बहाल हो जाएगी। आराम से लेट जाओ, मैं तुम्हें सुला दूंगी। वो अपने बिस्तर पर लेट गया। लेटने के बाद दूसरी सुबह बेदार हुआ तो शीतारा का मामूल और ताबेदार बन चुका था। उसने उसके जहन में यह गिरहा बांधी कि जब तक शीतारा ना चाहे वो महल से बाहर निकलें और आज़ादी हासिल करने की बात कभी ना सोचे। मास्कमैन के मुल्क का जो काम वो करेगा उसके पीछे वो रहा करेगी और उससे अपना ज़ाती काम भी लिया करेगी। अगर वो ईमान रास्का को वहाँ से निकाल कर अपने पास ले आती तो उसे जिस मुल्क में रखती वहाँ उसकी हिफाजत और निगरानी का मसला दरपेश रहता। यह भी हो सकता था कि ईमान रास्का उसके तमाम हिफाजती बंद तोड़कर भाग जाए। वो रूसी महल बहुत मजबूत किला और कैद खाना था। वो अब तक वहाँ से बाहर नहीं निकल सका था। शीतारा ने बड़ी अय्यारी से सोचा कि कैद खाना रूसियों का रहे और कैदी उसके इख्तियार में रहा करे। दाना पानी उस मुल्क से हासिल करे और काम उसका करते रहे। उसने तय कर लिया, कैदी कैदी ही रहेगा और कैद खाना में रहकर हजारों मील दूर उसके काम आता रहेगा। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। दाई माँ जाग रही थी। घड़ी देखकर बोली, रात के 2 बज चुके हैं, तुम फिर लंबी ख्याल ख्वानी करने लगी हो। वो मुस्कुराकर बोली, मैंने ईमान रास्का को अपने काबू में कर लिया है, अब मेरी मसरूफियात और कम हो जाएंगी। मैं ख्याल ख्वानी का काम उससे लिया करूंगी। शाबाश बेटी, अब तुम सही तरीके कार इख्तियार कर रही हो। कुछ खाओगी या पियोगी? मुझे भूख लग रही है, फ्रिज से फल निकाल लो और एक गिलास दूध ले आओ। वो चली गई। शीतारा ने पाशा के दिमाग में झांक कर देखा। वो सो रहा था। उसके ख्वाबीदा दिमाग ने बताया कि तजुर्बा बड़ी हद तक कामयाब रहा है। उसने ऐसी दवाएं तैयार की हैं जिसे 1 हफ्ता तक इस्तेमाल करते रहने से जिस्म के अंदर वो तमाम हिस्से मुतासिर होंगे जिनकी कारकर्दगी से खून और पसीना बनते हैं। उनके मुतासिर होने से बू तब्दील हो जाएगी। उसने शीतारा के खून और पसीने का तज्जिया करके ऐसा इंजेक्शन तैयार किया था कि वह इंजेक्शन किसी दूसरी लड़की को लगाया जाता तो आइंदा 15-20 घंटों तक उसके बदन से शीतारा की मखसूस महक उभरती रहती। उसने पाशा के ख्वाबीदा दिमाग को हुक्म दिया, कल से तुम इन दवाओं को उस लड़की पर आजमाओगे जिसकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तुम ये तजुर्बा करते रहो। 1 हफ्ता में उस लड़की की मखसूस बू खत्म होने लगे तो तुम मेरी मखसूस बू का इंजेक्शन उसे लगाओगे। उसने हुक्म की तामील का वादा किया। दाई माँ फल और दूध ले आई। माँ जी, पाशा बू के सिलसिले में कामयाब तजुर्बा कर चुका है। कल से पूजा पर वो दवाएं आजमाई जाएंगी। बेटी, ये कैसे मालूम होगा कि तुम्हारी मखसूस महक पूजा में मुंतकिल हो गई है? आजमाइश का तरीका ये होगा कि मेरी मखसूस महक का इंजेक्शन पहले एक खरगोश को लगाया जाएगा। उस खरगोश को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। तुम मेरे बदन का उतारा हुआ एक कपड़ा हमारे ब्लड हाउंड को सूंघाओगी। बेटी, क्या कह रही हो? वो खूंखार कुत्ता तुम्हारा उतारा हुआ लिबास सूंघते ही तुम पर झपटने के लिए दौड़ आएगा। ऐसा नहीं होगा माँ जी। जिस वक्त तुम ब्लड हाउंड के सामने मेरा कपड़ा रखोगी उस वक्त से मैं अपने बदन पर थोड़ी थोड़ी खुशबू स्प्रे करती रहूंगी। अच्छा, अब समझ रही हूँ। ब्लड हाउंड को तुम्हारी तरफ से बू नहीं मिलेगी तो वो खरगोश की तरफ लपकेगा। हाँ, पाशा का तजुर्बा कामयाब रहा तो वो ज़रूर खरगोश पर लपकेगा। उसने एक सेब उठाकर उसे दांतों में दबाया, फिर उसका एक टुकड़ा नोच कर चबाती हुई बोली, ये मर्द बड़े ब्लड हाउंड होते हैं, औरत की बू पाते ही लपकती हैं। पारस भी पूजा की तरह लपकता आएगा। कामयाबी का ख्याल बड़ा खुशकुन होता है, हंसने को जी जाता है। वो हंसने लगी, खूब दिल खोलकर हंसने लगी। हंसते हंसते कहने लगी, पारस पूजा के आगे रहेगा, मैं पूजा के पीछे। वो उसे शीतारा समझकर 2 चश्मी हीरे देगा। मेरी ताबेदार पूजा वो हीरे मुझे दे देगी। वह हंसते हंसते बोलते बोलते चुप हो गई क्योंकि दाई माँ अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुरा रही थी और पता नहीं क्यों उसकी मुस्कुराहट के पीछे पारस झलकता रहता था। वो बोली, माँ जी, तुम फिर उसी अंदाज में मुस्कुरा रही हो। क्या तुम्हारा ख्याल में अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकूंगी? बेटी, ज़रूर कामयाब होगी। तू खूब सोच समझ कर चलने चल रही है। पारस पूजा के पास आकर ज़रूर धोखा खाएगा। लेकिन क्या? अपनी बात पूरी करो। मैंने कोई ऐसी मोहब्बत करने वाली औरत नहीं देखी जो अपना मर्द किसी दूसरी औरत के हवाले कर दे। मैं वो मंजर देखूंगी तो खुद अपनी मर्जी से पूजा को उसकी आगोश में बर्दाश्त करेगी। वह चंद लम्हे तक साकित रही। बात दिल को लगती थी। कामयाबी की खुशी में भूल गई थी कि पारस के गले में अपनी घंटी ना बांधकर दूसरी घंटी कैसे बांधेगी। उसके लिए रातों को करवटें बदलने वाली अपनी जगह दूसरी को कैसे देगी? किस दिल से देगी? फिर वो बोली, ऐसी कोई बात नहीं माँ जी। वो क्या सिर्फ मेरा दीवाना है? वो तो हर जाई भम रहा है, पता नहीं किस किस पर मंडलाता रहता है। क्या मैं उसे देखने और रोकने जाती हूँ?
मर्द नज़रों से ओझल होकर क्या क्या करते फिरते हैं, उसका हिसाब औरत नहीं करती, या करती है तो लड़ झगड़ कर गुस्सा उतार लेती है। लेकिन आंखों देखी मक्खी कभी नहीं निकलती। आंखों के सामने कभी शौकन को बर्दाश्त नहीं करती। मैं देखूंगी कि तुम कितने हौसले वाली हो। वो एक ठंडी सांस लेकर बोली, माँ जी, तुम पर बहुत गुस्सा आता है, मगर तुम्हारी बात पत्थर की तरह लगती है और दिल पर असर करती है। मुझे इस पहलू पर गौर करना होगा कि पूजा उसके पास जाएगी तो गोया मैं उसके करीब जाऊंगी, क्योंकि पूजा के दिमाग में मैं रहूंगी। मैं चाहूंगी मेरा पारस मुझे आगोश मिले, मगर वो पूजा को आगोश मिलेगा। मेरे तमाम हकूक वो वसूल करेगी और मैं अपनी आग में जलती रहूंगी। मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी। अब तेरी समझ में बात आ गई है, पहले से संभल जा। ऐन वक्त पर कोई जज्बाती गलती करेगी तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। पारस को फ्रॉड का पता चलेगा तो तुझे वो हीरे फिर कभी नहीं मिलेंगे। दाई माँ उसे एक नई उलझन में मुब्तला करके चली गई। वह फल खाना और दूध पीना भूल गई। जवानी सताती रहे तो बच्चों की तरह दूध पीने को जी नहीं चाहता। जी उसे चाहता है जिसे जज्बे मांगते रहते हैं। वह बिस्तर पर करवटें बदलने लगी। अक्सर रातों को ऐसा होता था, जब दिल को करार ना आता तो वो ख्याल खुआनी की परवाज करके पारस के पास पहुंच जाती। इस वक्त भी उसने यही किया। उसके पास पहुंचकर बोली, मैं आऊं? वो बोला, अच्छा तो नींद नहीं आ रही है? कैसे आएगी, तुम मुझे सोने नहीं देते हो। यही शिकायत मुझे है, तुमने मेरी नींदें चुरा ली हैं। झूठ ना बोलो, हरजाई, बेवफा, मक्कार, दगाबाज। तुम्हारे साथ ज़रूर कोई चुड़ैल है। तुम हफ्ते में एक दो बार आती हो और ऐसे खिताबात से नवाजती रहती हो। ये बताओ, कभी तुमने मेरे साथ किसी चुड़ैल या हसीना को देखा है? वो तो मैं रात के वक्त आती हूँ, लेकिन तुम जहाँ होते हो वहाँ दिन होता है, और दिन को तो तुम शरीफजादे बनकर रहते हो। तो फिर रात को आकर चेक किया करो। जैसे आज आई हो, देखो रात है और मैं तुम्हारी याद में तना हूँ। इस वक्त 3 बजने में 15 मिनट रह गए हैं और तुम देख रही हो कि मेरा बिस्तर खाली है। तारा तारा पुकार रहा है। वह मुस्कुराने लगी, फिर चौंक कर बोली, अभी क्या कहा तुमने? क्या तुम्हारी घड़ी में 2:45 हुए? हाँ, और तुम्हारी घड़ी में भी यही वक्त है? नहीं, मेरी घड़ी में 12 बज रहे हैं। मुझे करीब पाकर तुम्हारे 12 बज रहे हैं। तुम्हारी घबराहट और चौंकने के अंदाज से साबित हो गया कि हम एक ही मुल्क हिंदुस्तान में हैं। तुम गलत समझ रहे हो, मैं हिंदुस्तान में नहीं हूँ, और ऐसी नादान भी नहीं हूँ कि जहाँ हूँ उस मुल्क का नाम बता दूँ। मेरी जान, मैं मजाक कर रहा हूँ। इस वक्त मेरी घड़ी में 11:25 हुए हैं और मैं इस्तांबुल में हूँ। एक तो तुम्हें वैसे भी नींद नहीं आ रही है। मैं अपने झूठ से तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। वैसे ये बात अच्छी नहीं है। कौन सी बात? यही बेख्वाबी वाली बात। तुम ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 बजे तक जागो। उसके बाद नींद ना आए तो ख्वाब आवर गोलियां खाकर या दिमाग को हदायत देकर सो जाया करो। यूं 2:45 बजे तक जागना अच्छी बात नहीं है। अब तो 3 से ऊपर हो गए हैं, फिर 4 बजेंगे, फिर 5, और फिर सुबह हो जाएगी। और फिर आंख खुलेगी तो मालूम होगा कि तुम हिंदुस्तान में हो। वो एकदम से घबरा गई। पारस ने घुमा फिराकर उगलवा लिया कि इस वक्त उसकी घड़ी में 3 से कुछ ऊपर हुए हैं। वो बोला, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम दोनों की घड़ी में एक ही वक्त हुआ है और हम एक ही मुल्क में हैं। वो परेशान होकर उसके दिमाग से निकल आई। दिल बुरी तरह धड़कने लगा। जहन में सवालात चीख रहे थे, वो हिंदुस्तान में है तो किस शहर में? क्या दिल्ली में है? अब ये मालूम करना ज़रूरी हो गया था। अगर वो दिल्ली में होता तो शहर छोड़कर भागने में ही उसकी आफियत थी। वह फ़ौरन ही उठकर सिंगार में इसके पास आई। फिर एक परफ्यूम की शीशी उठाकर अपने बदन पर ज़्यादा से ज़्यादा खुशबू स्प्रे करने लगी, ताकि बदन की मखसूस महक ख़त्म हो जाए और वह शिकारी उसे पा ना सके। इस हद तक एहतियाती तदबीर करने के बाद उसे हर हाल में ये मालूम करना था कि वह दिल्ली में है या किसी और शहर में। वह फिर उसके पास आई। पारस ने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा, कितनी प्यारी खुशबू है। वह हैरत से बोली, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? यही कि इतनी ज़्यादा खुशबू ढेलने की क्या ज़रूरत थी। वो उसके दिमाग से चीख मारकर वापस आ गई। दाई माँ दौड़ती हुई आई, क्या हुआ बेटी, खैरियत तो है? शीतारा अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर बोली, वो माँ जी, वो मेरे करीब आ गया है। इस कोठी में है या बाहर खड़ा है? बेटी घबराती क्यों, हौसला करो। ये बताओ, तुम्हें यहाँ उसकी मौजूदगी का इल्म कैसे हुआ? वो मैंने ये खुशबू स्प्रे की तो उसे मालूम हो गया कि मेरी मखसूस महक पर खुशबू हावी हो रही है। माँ जी, मैं क्या करूँ, खुद को उससे कैसे छुपाऊँ? वो यहाँ आ गया है। दाइमा ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक बटन दबाया। दूसरी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ सुनाई दी, यस मादाम। दाइमा ने पूछा, कितने गार्ड्स जाग रहे हैं? मैडम, रात को हम 5 होते हैं। 5 कोठी के चारों तरफ हैं। अच्छी तरह चेक करो, कोई अहाते में दाखिल हुआ है या अहाते के बाहर कोई मशकूक शख्स है? हम अभी मालूम करते हैं। दाइमा ने रिसीवर रखकर पूछा, क्या तुमने ख्याल खुआनी के जरिए से रब्ता किया था? हाँ, मेरी और उसकी घड़ी में एक ही वक्त हुआ है। इस तरह मैंने समझ लिया कि हम एक ही मुल्क में हैं। उसे कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारी घड़ी भी उसकी घड़ी का वक्त बता रही है? मैं क्या कहूँ, उसने बातों ही बातों में मुझसे मालूम कर लिया। बाद में मुझे गलती का एहसास हुआ। तुम्हें 1000 बार समझाया कि उससे बातें करते वक्त होश में रहा करो, मगर तुम तो उसके पास जाते ही अपने हवास में रहना भूल जाती हो। माँ जी, ये कोई नसीहत करने का वक्त नहीं। वो यहाँ आ गया है। अगर वो यहाँ तक आ गया है तो तुम्हें फैसला करना होगा, उसे रोकोगी, आने दोगी, या यहाँ से भागना चाहोगी? वो यहाँ आ चुका है तो उसके पास 2 चश्मे हीरे होंगे। मैं हर कीमत पर उन्हें हासिल करूंगी। तो फिर उसे गोली मारनी होगी। बकवास मत करो। क्या मैं उसे जान से मारने को कह रही हूँ? तुम क्या कह रही हो, कुछ मालूम तो हो? एनेक्सी में पाशा है। मैं उसे हुक्म दूंगी कि वो उसे जान से ना मारे, सिर्फ जख्मी करे। यह अच्छा मौका है।
वो जख्मी होगा तो मैं उस पर अमल करके उसे अपना ताबेदार बना सकूंगी। तूने मौत के जजीरे में अली तैमूर और पाशा का मुकाबला देखा है और तू उस फैमिली की हिस्ट्री जानती है। दोनों भाई एक ही उस्ताद वाटसू रोकी के चले हैं। ये पारस भी पाशा से ज़मीन चटवा देगा, तब क्या करेगी? वो पाँव पटक कर रोने के अंदाज में बोली, मर जाऊंगी और क्या करूंगी, बड़ी दाईमाँ बनती हो, ऐसे बुरे वक्त में मेरे काम नहीं आ रही हो। इंटरकॉम से इशारा मिला। दाईमाँ ने रिसीवर उठाकर पूछा, हाँ क्या रिपोर्ट है? मैडम, अहाते के अंदर और बाहर कोई नहीं है। हमने इस इलाके में गश्त करने वाले नाइट चौकीदार से भी पूछा है, उसने भी यहाँ दूर तक किसी को नहीं देखा। वो रिसीवर रखकर बोली, तेरा वहम है, वो यहाँ नहीं आया है? क्या जादू जानता है कि उसे तेरा पता मालूम हो जाएगा? माँ जी, मैं सच कहती हूँ, उसने मेरे लिबास से उठने वाली खुशबू सूंघी है। ये कैसे कह सकती हो कि उसने यही खुशबू पाई है? उसे पूछ कर देख कि वो किस परफ्यूम की महक पा रहा है। क्या फिर उसके पास जाऊँ? क्या वो तुझे पकड़ लेगा? बावली हो गई है, उसके बगैर रह भी नहीं सकती। उसकी आहट मिले तो डरती भी है। भगवान ही तेरा बेड़ा पार करेगा। वह फिर उसके पास आई। पारस होने के लिए अपने दिमाग को हदायत दे रहा था। उसे महसूस करते ही बोला, मैं समझ रहा था अब नहीं आओगी। मुझसे दूर भागने के लिए भाग रही हो। तुम खुशबू पाकर भी बिस्तर पर लेटे हो। आप सोने जा रहे थे, मेरे पास क्यों नहीं आए? ख्याल खोनी के जरिए सुनती हो कि मैं आ गया हूं तो भाग जाती हो। सचमुच आऊंगा तो क्या करोगी? मेरी बात का जवाब दो। खुशबू पाकर मेरे पास क्यों नहीं आए? भाई, कौन सी खुशबू? यही जो मैंने अपने लिबास पर स्प्रे किया है। बताओ, इस परफ्यूम का नाम क्या है? कोई खुशबू यहां तक आएगी तो नाम बताऊंगा। तुमने थोड़ी देर पहले तो कहा था कि मैंने अपने ऊपर खुशबू ढेल ली। ऐसा क्यों कहा था? शीतारा, तुम बहुत जल्द पागल हो जाओगी। कभी अकल से भी सोचा करो। हम जहानत और अंदाजों से बात कहते हैं। जब तुम्हें मालूम हुआ कि हमारी घड़ियों में एक ही वक्त है और हम एक ही मुल्क में हैं, तो तुम अचानक मेरे दिमाग से भाग गई। ऐसे में यही ख्याल आएगा कि तुम मुझसे अपनी मखसूस महक छुपाकर फौरी तौर पर छुपना चाहोगी। तुम दूसरी बार वापस आई तो मैंने सही अंदाजे से वही कहा जो तुमने किया था। इस बात पर तुम चीख मारकर फिर भाग गई। वो एकदम हंसने लगी। उसे ये खुशी मिली कि पारस को अभी उसका पता नहीं मिला है। वो हंसते हंसते बोली, यू चीट, धोखेबाज, तुमने तो चंद मिनटों के लिए बुखला कर रख दिया। मैं ये जगह छोड़कर जाने वाली थी। हो सकता है तुम वह जगह छोड़कर दूसरे शहर में आती और इसी शहर में हमारा सामना हो जाता। तुम्हें मेरी जान की कसम है, सच बताओ किस शहर में हो? मैं जिस शहर का नाम बताऊंगा वहां तुम रहोगी तो तुम्हारा सुकून गारत हो जाएगा। ऐसे भी सुकून गारत हो रहा है, प्लीज़ बता दो। मैं बता रहा हूँ, वादा करो कि तुम इस शहर में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शहर छोड़ दूंगी, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाओगी। वादा करती हूँ, सिर्फ शहर छोड़ दूंगी, मुल्क नहीं छोड़ूंगी। तो फिर सुनो। उसकी बात अधूरी रह गई। फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने कहा, अभी बताता हूँ, ज़रा देखूँ तो इतनी रात को कौन मुझे याद कर रहा है। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से किसी मर्द का कहका सुनाई दिया। फिर वो बोला, मुझे आवाज़ से पहचान सकते हो तो पहचान लो, मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ निकाला है। ए भाई ढूंढने वाले, तूने इतनी रात को रॉन्ग नंबर क्यों डायल किया है? नॉनसेंस। पारस ने रिसीवर रख दिया। शीतारा ने कहा, यह कौन हो सकता है? इसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी है। ताज्जुब है, रॉन्ग नंबर डायल करने वाले की आवाज़ तुम्हें शनासा लग रही है। फिर घंटी बजने लगी। पारस ने रिसीवर उठाकर पूछा, क्यों भाई, सोने नहीं दोगे? आराम से सोना चाहते हो तो वो 2 चश्मी हीरे मेरे हवाले कर दो। यह सुनते ही शीतारा और पारस दोनों चौंक गए। एकदम से याद आया, वो मिस्र का बोना लासानी था। उसके पास यक चश्मी हीरा था और दूसरा यक चश्मी हीरा शीतारा के पास था। पारस ने दोनों से वो हीरे छीन लिए थे। मिस्र के उस आका लासानी को कई मारूफ नजूमियों ने बताया था कि वो एक एक चश्मी हीरे यकजा होकर 2 चश्मी हीरे बनेंगे और जिसके सर पर रहेंगे वो दुनिया का सबसे दौलतमंद शख्स होगा। जिंदगी की तमाम आजमाइशों में कामयाब रहेगा। इन हीरों की मौजूदगी से तमाम नहूसतें दूर हो जाएंगी। शीतारा का इल्म नजूम भी यही कहता था, इसीलिए वो पारस के पीछे पड़ गई थी। वो आवाज़ सुनकर बोली, पारस, ये तो वही बोना लासानी है। तुम इसे कहाँ से मेरे पीछे लगा लाए हो? मेरे फरिश्तों को भी नहीं मालूम था कि ये मेरी टो में लगा है। फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो बोला, मिस्टर प्रेम कुमार, खामोश क्यों हो? क्या मुझे पहचान गए हो? शीतारा ने कहा, तुमने मिस्र में से और मुझे अपना नाम प्रेम कुमार बताया था, वो तुम्हें इसी नाम से पुकारा है। पारस ने कहा, हाँ तुम्हें पहचान हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने दिनों तक लापता रहे, अपने साथ अपनी बहन को भी ले गए। अरे कम अज़ कम बहन को तो छोड़ जाते। क्या बकवास कर रहे हो? किस बहन की बात कर रहे हो? ताज्जुब है, अपनी बहन को भूल रहे हो? एक हीरा तुम्हारे पास था, दूसरा तुम्हारी बहन के पास। तुम दोनों ने वो हीरे मुझे दे दिए। तुम्हें ज़रा भी गैरत नहीं आई? अपनी बहन के साथ तारीख तय खाने में छोड़कर चले गए। बकवास मत करो, वो मेरी बहन नहीं थी। तुम हीरों की बात करो। बात क्या करना है? एक हाथ से बहन को दो, दूसरे हाथ से हीरे ले जाओ। अबे तू किस खोपड़ी का आदमी है? ख्वामखा उसे मेरी बहन बना रहे। वो तुम्हारी बहन नहीं है। नहीं है, 1000 बार नहीं है। तो फिर हीरे भी नहीं है। तेरी मौत आई है, तू मुझसे मुकाबला करके देख चुका है। मैं रबड़ का पुतला हूँ। तूने कई बार मुझे उछाल कर छत से टकराया, कई बार ज़मीन पर दे मरा, मगर मुझे चोट नहीं लगी। जब मैं अपने दाव आजमाऊंगा तो तुझे दिन में तारे नजर आने लगेंगे। लड़ाई झगड़े और खून खराबे से कुछ हासिल नहीं होगा। अमनो मान से अपनी बहन दे और हीरे ले। ओ माय गॉड, मैं तेरे लिए बहन कहाँ से पैदा करूँ? जहाँ से उस रात पैदा किया था उसे मेरे पास तारीकी में छोड़ गया।
हाय, वो रंगीन तारीकी अभी तक याद आती है। सीतारा ने कहा, ए बदमाश, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अपनी औरत से मर्द को और अपने मर्द से औरत को शर्म नहीं आती। उधर से लासानी ने पूछा, ये तू क्या बोल रहा है? तुम्हारी बहन से बोल रहा हूँ, ये अचानक हमारे दरमियान में आ गई है। देख प्रेम कुमार, तू हिंदू है, मैं तुझे भगवान का वास्ता देता हूँ, बहन की बात ना कर। मुझे गुस्सा आएगा तो मैं अभी होटल के कमरे में आकर तुझे गोली मार दूंगा। इस धमकी के बाद भी इसी कमरे में रहूंगा और तुम गोली नहीं मारोगे। मेरी मौत से पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो हीरे कहाँ हैं। मुझे बताओ, कहाँ हैं वो हीरे? तुम्हारी बहन के पास। वो एकदम से भड़क कर गालियां देने लगा। पारस ने रिसीवर रख दिया। सीतारा ने कहा, वो अपने हीरे के साथ मेरा हीरा भी वसूल करने आ गया है। अगरचे वो 3-4 फुट का बौना है मगर खतरनाक है। बात बढ़ने से पहले वो हीरे मेरे हवाले कर दो। फिर घंटी बजने लगी। पारस ने रिसीवर उठाकर पूछा, क्या गालियों का स्टॉक खत्म हो गया? तेरे कमरे के आसपास मेरे आदमी हैं। मेरा हुक्म पाते ही तुझे जान से नहीं मारेंगे, अपाहिज बना देंगे। मुझे जब तक हीरे नहीं मिलेंगे मैं तुझे जिंदा रखूंगा। तू मेरा तरीक़ाकार नहीं जानता। मेरे शिकंजे में आने वाले मौत की भीख मांगते हैं मगर मैं उन्हें सिसका कर जिंदा रखता हूँ। अबे साले, मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि तेरी गुमशुदा बहन मिल गई है? लानत है तुझ पर। मेरी बहन मिल गई है तो तू उसे रख ले और हीरों की बात कर। पहले तू अपनी बहन से बात कर। सीतारा ने कहा, मैं अभी आती हूँ। वह कल आसानी के अंदर पहुंची। वह सांस रोकना चाहता था। उसने कहा, ठहरो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। वह झुंझलाकर बोला, ये क्या बकवास है? वो बोली, याद करो, उस रात भी मैं तुम्हारे दिमाग में आई थी। तुमने सांस रोककर वापस कर दिया था। अब भी यही करोगे तो मैं तुम्हें वो हीरे हासिल नहीं करने दूंगी। मैं औरतों की बात नहीं सुनता और तुम धमकी सुना रही हो। इसे महज धमकी समझते हो तो अपने आदमियों को प्रेम कुमार के कमरे में भेजो और उनका अंजाम देखो। उसने सांस रोक ली। सीतारा ने पारस के पास आकर कहा, मैंने उसके अंदर रहकर थोड़ी देर मालूम किया है, तुम दोनों बंबई के ताज होटल में हो। पारस ने मुस्कुरा कर पूछा, तुमने मेरे अंदर रहकर यह क्यों नहीं मालूम किया? तुम बड़ा जहरीला और शैतानी दिमाग रखते हो। मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, कभी चोर ख्यालात के खाने में ना पहुंच सकी। तुमने ऐसा कौन सा अमल किया है कि मैं चोर ख्यालात पढ़ने में नाकाम रहती हूँ? ये मेरा नहीं, जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी का रूहानी अमल है। ना कोई मेरे चोर ख्यालात पढ़ सकते, ना मेरे जहन को कमज़ोर बनाकर मुझ पर तनवीमी अमल कर सकते। फिर फ़ोन की घंटी बजने लगी। पारस ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, प्रेम कुमार बोल रहा हूँ। किसी अजनबी की आवाज़ सुनाई दी। हम आका लासानी के बंदे हैं। लानत है तुम पर के खुदा के बंदे नहीं हो। बकवास ना करो और सुनो, तुम्हारे बंद दरवाजे के बाहर मेरे साथी हैं। उनके पास साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर है। अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो रिवॉल्वर की गोली से लॉक टूटेगा। सीतारा ने कहा, पारस, मुझे इनसे निमटने दो। वह रिसीवर रखकर बोला, ये मेरा खेल है, मुझे खेलने दो। मैं जानती हूँ तुम आने वालों का हुलिया बिगाड़ दोगे मगर होटल में गोलियां चलेंगी, पुलिस केस बनेगा। क्यों खामखा थाने पुलिस के चक्कर में पड़ना चाहते हो? वह सारी लाकर बोला, ये बात मानने वाली है, चलो मैं इनकी आवाज़ सुनाता हूँ। वह दरवाजे के पास आकर बोला, क्या बाहर कोई है? आवाज़ आई, हाँ हम हैं, दरवाज़ा खोलो। पारस ने कहा, क्या कह रहे हो? ज़रा ज़ोर से बोलो। ज़रा ऊंची आवाज़ में दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया गया। सीतारा हुक्म देने वाले के अंदर पहुंच गई। उसके जरिए पता चला उसके दो साथी पीछे खड़े थे। सिर्फ एक के पास साइलेंसर लगा हुआ रिवॉल्वर था, बाकी दो निहत्थे थे। उनके ख्याल में पारस को धमकी देने के लिए एक ही हथियार काफ़ी था। वो उसे निशाने पर रखकर उसकी पिटाई करने और उसके सामान की तलाशी लेकर हीरे बरामद करने आए थे। वो पारस के पास आकर बोली, वो तीन है, सिर्फ एक के पास रिवॉल्वर है, दरवाज़ा खोल दो। पारस ने दरवाज़ा खोला। रिवॉल्वर वाले ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। फिर पारस को रिवॉल्वर देकर अपने साथियों से कहा, वापस चलो। एक साथी ने गुस्से से पूछा, तुमने उसे अपना रिवॉल्वर क्यों दे दिया? पारस ने कहा, जब दे ही चुका है तो गुस्सा दिखाकर क्या करोगे? वापस जाओ वरना गोली मार दूंगा। वह हथियार के सामने दम न मार सके, वापस जाने लगे। सीतारा ने कहा, वो बोना लासानी 3री मंजिल के कमरा नंबर 306 में है। ये तीनों वहीं जा रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। वो तीनों सीढ़ियां उतरकर 3री मंजिल पर आए। दरवाजे पर दस्तक दी। लासानी ने दरवाज़ा खोला। फिर पूछा, क्या हुआ, बड़ी जल्दी वापस आ गए? वो अंदर गए। एक ने कहा, मैंने अपना रिवॉल्वर उसे दे दिया, इस तरह उसका पलड़ा भारी हो गया, हम वापस चले आए। वो गुस्से से पीछे हटकर बोला, तुमने उसे रिवॉल्वर क्यों दिया? लंबे तिरंगे गुंडे ने तंबी के अंदाज में उंगली दिखाकर कहा, अबे ओ बोने, मेंढक के बच्चे, मुंह से गाली ना निकालना। हम किराए के गुंडे जरूर हैं मगर गैरतमंद हिंदुस्तानी हैं, गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोने लासानी ने अचानक फिजा में उछलकर फिजा ही में गोल घूमते हुए उसके मुंह पर एक ठोकर मारी। फिर दूसरे ही लम्हे पलंग पर आया और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। ठोकर खाने वाले को यूं लगा था जैसे मुंह पर हथौड़ा पड़ा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह दीवार से टेक लगाकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। उसके दोनों साथियों ने लासानी पर हमला किया, उसे दबोचने के लिए आगे बढ़े। वह पलंग पर से उछलकर उनके सरों पर से होता हुआ पीछे आया। फर्श पर पांव रखते ही फिर उछलकर मेज पर खड़ा हुआ। वह दोनों पलंग के पास से पलटे तो उन्हें पता ही न चला कि वो बिजली की तरह कहाँ से कहाँ पहुंचा। फिर वहां से उड़ता हुआ उसके मुंह पर एक एक लात मारता हुआ दूसरी बार पलंग पर आया और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। वो दोनों फर्श पर गिर पड़े। दोनों की नाक और बाछों से लहू रिस रहा था। उन्होंने सोचा था कि वो 3.5 फुट का बौना है, उसे चुटकी से उठाकर जेब में डालेंगे, लेकिन उसने आधे मिनट के अंदर 3 पहाड़ जैसे गुंडों को ठंडा कर दिया। वो बोला, किराए के गुंडे ना हिंदुस्तानी होते हैं ना जापानी, सिर्फ शैतानी होते हैं।
और मैं जब खरा मुआवजा देता हूँ तो खरा काम भी लेता हूँ। जो मेरे काम में नाकाम रहता है उसे ठोकरों में उड़ा देता हूँ और अपनी दी हुई रकम वापस छीन लेता हूँ। एक ने तकलीफ से कराते हुए कहा, मिस्टर लासानी, वो कमरा नंबर 420 वाला कोई जादूगर है। मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने बेख्तियार रिवॉल्वर उसके हवाले क्यों कर दिया। बकवास मत करो, मैं किसी जादू को नहीं मानता। पहले वो निहत्था था, तुमने उसे रिवॉल्वर देकर मेरे लिए खतरा पैदा कर दिया। शीतारा ने एक गुंडे के जरिए कहा, बोने शैतान, इस गुंडे की जुबान से तेरी बहन बोल रही है, क्या ये जादूगरी नहीं है? वह ताईद में सर हिलाकर बोला, हाँ, मैं भूल गया था कि टेलीपैथी के जरिए वो रिवॉल्वर छीना गया था। वो बोली, तुमने काहिरा से बम्बई तक आने की ख्वामखा जहमत की है, वो हीरे तुम्हें नहीं मिलेंगे। वो हीरे मेरी जान, मेरी जिंदगी हैं। मैं उनके लिए दुनिया के आखिरी सिरे तक प्रेम कुमार का पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते हो उनमें से एक चश्मी हीरा मेरा है, उसे तो मैं प्रेम कुमार से ले ही लूंगी। दूसरा तुम्हारा है, उसे मैं प्रेम कुमार से शादी करके हासिल कर लूंगी। इसीलिए तुम टेलीपैथी के जरिए उसकी मदद कर रही हो, और कोई रास्ता नहीं। वो बहुत शाहजोर और मक्कार है। ना मैं उसे जहानत से जेर कर सकती हूँ, ना तुम अपनी ताकत और बाजीगरी से उसे शिकस्त दे सकते हो। मैं कभी मायूस नहीं होता। मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि उसका पहलू गर्म करके अपना मकसद हासिल करो। मेरी दोस्त बन जाओ। मेरे पास जहानत और जिस्मानी ताकत है, तुम्हारे पास टेलीपैथी की सलाहियत है। हमारे इत्तेहाद के सामने उसके कदम उखड़ जाएंगे। हम उससे हीरे छीन लेंगे। छीन लेने के बाद क्या होगा? वो दो चश्मे हीरे हम दोनों के पास रहेंगे। वो किस तरह बैक वक्त हम दोनों के पास रहेंगे? सीधी सी बात है, मुझसे शादी कर लो। मैं सुहाग रात में तुम्हें हीरों का ताज पहनाऊंगा। आगे ना बोलो, मैं खुद को तुम्हारी बहन कह चुकी हूँ। शादी से पहले दुनिया की हर लड़की बहन होती है, फिर उनमें से कोई एक बीवी बन जाती है। बकवास मत करो। दुनिया की कोई औरत पहाड़ जैसे मर्द को छोड़कर पालिश्त भर के बौने से ही शादी नहीं करेगी। मुझे ऐसे वक्त बहुत गुस्सा आता है जब हसीन औरतें मुझे छोटा देखकर खोटा समझ लेती हैं। मुझे कबूल कर लो, मैं दुनिया की तमाम दौलत तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। वो दो चश्मी हीरे हासिल कर लूँ तो दौलत खुद ही मेरे कदमों में आ जाएगी। तुम मुझे भी कदमों में रख लो। मैं इतना मुख्तसिर सा हूँ कि तुम्हारी जूतियों में पड़ा रहूंगा। मैं इन हीरों से दूर नहीं रहूंगा। अगर तुम उससे शादी करोगी तो मैं जहेज में तुम्हारे साथ जाऊंगा। उसे कहो मुझे साला बना ले। साला बनने के बाद भी हीरे ना मिले तो मैं तुम्हें और प्रेम कुमार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शीतारा ने पारस के पास आकर कहा, वो दो चश्मी हीरों के लिए पागल हो गया है। कभी मुझे बीवी और कभी बहन बना रहे। तुम्हारा साला बनने और मेरी जूते में रहने को तैयार है। हमें जान से मारना भी चाहता है। वो पागल का बच्चा तुम्हें इस होटल में सुकून से नहीं रहने देगा। यही मैं सोच रहा हूँ, क्यों ना तुम्हारे पास आ जाऊं। ज्यादा ना फैलो, तुमसे दूर की दोस्ती अच्छी है। मुझसे दूर कैसे रहोगी? हाथ बढ़ाकर हीरे लेने के लिए तो सामने आना ही होगा। पारस, क्यों मुझे तरसा रहे हो? ये शिकायत मुझे है कि तुम तरसा रही हो। एक ही मुल्क में रहकर खुद तड़प रही हो, मुझे भी तड़पा रही हो। तुम मेरी तड़प और बेकरारी को समझते हो, फिर भी मोहब्बत से मौजूदा मसले का हल नहीं निकाल रहे। हल एक ही है, शादी कर लो। शादी की बात से फिर मजहब और धर्म की बहस छिड़ जाएगी। तो मैं क्या करूं? ये बताओ, तुम मुझे कितना चाहते हो? मेरी चाहत समुंदर से ज्यादा गहरी है। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि इतनी किसी ने नहीं की होगी। जब इतनी मोहब्बत करते हो तो क्या मेरा धर्म कबूल नहीं कर सकते? यानी इस्लाम छोड़ दूं? इश्क करने वाले दुनिया छोड़ देते हैं। वाकई, इश्क में दुनिया छोड़ सकते हैं तो क्या इस्लाम नहीं छोड़ सकते? ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। उसने खुश होकर पूछा, कब छोड़ोगे? जब मुझे पागल कुत्ता काट लेगा। उसने सांस रोक ली। वह झुंझलाकर अपनी जगह हाजिर हुई, फिर उसके पास जाकर बोली, ये क्या बकवास है? तुम संजीदगी से बातें नहीं करोगे? मैं तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ सकता हूँ, अपने खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ सकता। तुमने छुड़वाने की कोशिश की। इसकी सज़ा यह है कि तुम 24 घंटों तक मुझसे रब्ता नहीं कर सकोगी। मेरे लिए कोई सज़ा नहीं। मैं तुमसे दूर रहकर मर नहीं जाऊंगी। मुझसे ना सही हीरों से दूर रहकर मरती रहोगी। हो सकता है इन 24 घंटों में बोना लासानी किसी हिकमत अमली से वो हीरे ले जाए। अब जाओ और दूर रहने की सज़ा पाओ। उसने फिर सांस रोक ली। वो अपनी जगह हाजिर हुई। परेशान होकर सोचने लगी, वहाँ बोना पारस के सर पर सवार रहेगा। वो किसी तरह जोड़ तोड़ से या पारस से गठ जोड़ करके हीरे लेकर फरार हो सकता है। 24 घंटों में वे हीरे पारस के हाथ से निकल जाएंगे तो वो बोने को कहाँ ढूंढती फिरेगी। वो फिर आई, मगर पारस ने सांस रोक ली। वो फिर दूसरी तीसरी बार आई। उसे कहती रही, एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन उसके कुछ सुनाने से पहले वो सांस रोककर उसे भगा रहा था। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गई। दो चश्मी हीरे उससे ज्यादा दूर नहीं थे। उसके अपने भारत देश में थे। ये दिल्ली में थी, वो हीरे बंबई में थे। ज्यादा फासला नहीं था, लेकिन वो फासला और कम करने और उन्हें हासिल करने के लिए वहां नहीं जा सकती थी। अभी उसकी मखसूस बू तब्दील नहीं हुई थी। उसने ख्याल खुआनी का रास्ता बंद कर दिया। उसके पास जाने और हीरों की खबर रखने का कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए वो बोनी लासानी के पास आई। वो सांस रोकना चाहता था। उसने कहा, ठहरो, मैं दोस्ती करने आई हूँ। ये अचानक टेढ़ी पटरी क्यों बदल रही हो? वो हेरा फेरी की बातें कर रहे। हीरे ना मुझे देगा ना तुम्हें। हम दोनों मिलकर ही उससे छीन सकते हैं। अब तुम्हें अकल आई है, बोलो उसे कैसे ट्रैप किया जाए। तुम एक बार मिलो, उसे दोस्ती करने की कोशिश करो। उसके पास जाने से पहले मालूम करो वो कमरे में है या नहीं। उसने रिसीवर उठाकर कमरे के एक्सचेंज का नंबर डायल किया। आवाज़ आई, यस प्लीज़।
लासानी ने कहा, कमरा नंबर 420 से रब्ता करें। उसने इंतज़ार किया। फिर एक्सचेंज से कहा गया, सर फ़ोन डिस्कनेक्ट है, शायद वो साहब सो रहे हैं। शीतारा टेलीफोन ऑपरेटर के दिमाग में आई, फिर उसके जरिए मैनेजर और काउंटर गर्ल के पास पहुंची। उसे बोने पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो दूसरों को अपना अलाकार बना रही थी। फिर वो लासानी के पास आई। वो 420 नंबर के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दे रहा था। शीतारा ने कहा, वो सो रहा है, उसे सोने दो। हमारी नींदें उड़ी हुई हैं, हम उसे क्यों सोने दें? वो जेब से एक तार निकालकर लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था और मोहतात नज़रों से दाएं बाएं कॉरिडोर में दूर तक देखता जा रहा था। अब सुबह होने वाली थी, ऐसे में वहां कोई नहीं था। वो बोना बड़ा कारीगर था। उसने 1 मिनट के अंदर ही दरवाज़ा खोल लिया। उसने बड़ी एहतियात से पहले सर अंदर किया, फिर धड़ अंदर किया। इसके बाद दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। सामने बिस्तर खाली था, कमरा खाली था। बाथरूम का दरवाज़ा निस्फ खुला था। वो दबे कदमों चलते हुए दरवाजे के करीब आया। कान लगाकर सुना, कोई आहट नहीं मिल रही थी। उसने बाथरूम में आकर देखा, पारस वहां भी नहीं था। कमरे में फ़ोन का रिसीवर अलग रखा हुआ था। लासानी ने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा। बाहर नीचे स्विमिंग पूल पर काफ़ी रोशनी थी। होटल में काम करने वाले कई जवान और बूढ़े सुबह की वर्जिश में मसरूफ़ थे। उनमें पारस भी नजर आया। शीतारा ने कहा, मैं भूल गई थी, वो रोज़ सुबह जॉगिंग और वर्जिश करने का आदी है। यहाँ से निकल चलो, बाद में आकर उससे मुलाकात करो। वह बोला, इससे अच्छा मौका हाथ नहीं आएगा। वह मुख्तसर से लिबास में वर्जिश के लिए गया है और वर्जिश करते वक्त हीरे अपने पास नहीं रखेगा। वह उसके सामान की तलाशी लेने लगा। शीतारा परेशान हो गई। वो नहीं चाहती थी कि हीरे उस बौने के हाथ लग जाएं। उसने बौने के दिमाग से निकलकर पारस को मुखातिब किया, लेकिन उसने सांस रोक ली। वो चंद सेकंड के बाद आई, मगर फिर वापस होना पड़ा। वो इतना कहने का भी मौका नहीं दे रहा था कि लासानी उसके सामान की तलाशी ले रहे। वो अपनी दानिस्त में शीतारा को सजा दे रहा था। 24 घंटे गुजरने के बाद ही उसके लिए दिमाग का दरवाज़ा खोलने का इरादा था। वो वापस लासानी के पास आई। वो बौना उस वक्त तक तमाम सामान उलट पलट कर देख चुका था। बिस्तर के तकिए, चादर और गद्दे सब उलट कर देख लिए थे। वो हीरे नजर नहीं आए। शीतारा को इत्मीनान हुआ। उसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश यही थी कि हीरे उसके हाथ ना लगें। वो मायूस होकर जाने लगा। फिर वो जाते जाते दरवाजे पर रुक गया। वहां से पलटकर सोचती हुई नजरों से जूतों को देखा। फिर तेजी से चलते हुए जूतों के पास आया। उसके अंदर से जुराबें निकाली तो कुछ वजनी लगी। उसने चुटकी से पकड़कर उल्टा किया तो एकदम से आंखें रोशन हो गईं। 2 चश्मी हीरे जुराबों से निकलकर फर्श पर जगमगा रहे थे। शीतारा फौरन ही ख्याल खाने की छलांग लगाकर मैनेजर के पास आई। उसके जरिए होटल की सिक्योरिटी अफसर से रब्ता किया। फिर कहा, हरी अप, कमरा नंबर 420 में डाका पड़ा है। कमरा नंबर 306 के एक बौने मुसाफिर ने वहां से हीरे चुराए हैं। उस बौने को होटल से बाहर ना जाने दो। वो अफसर वॉकी टॉकी के जरिए तमाम गार्ड्स को हुक्म देने लगा कि किसी भी बौने शख्स को होटल से बाहर न जाने दिया जाए। होटल का तमाम अमला हरकत में आ गया। तीसरी मंजिल पर लासानी का कमरा देखा गया, वो वहां नहीं था। चौथी मंजिल में पारस का कमरा खुला हुआ था। वहां तमाम सामान उल्टा पड़ा था। पारस को स्विमिंग पूल से बुलाया गया। उसने कहा, मेरे पास 2 कीमती नायाब हीरे थे। उस बौने को हर हाल में गिरफ्तार होना चाहिए। शीतारा ने फिर उसके अंदर आना चाहा। उसने सांस रोक ली। वह झुंझलाकर अपने आप से बोली, अब पारस के पास जाकर क्या करूं? हीरे तो अब लासानी से ही मिल सकती हैं। वह लासानी के पास आई तो उसने भी सांस रोक ली। अब उसे शीतारा से क्या लेना था? जो लेना था वो अपनी ही कोशिशों से मिल गया। वो होटल के मैनेजर और सिक्योरिटी अफसर के दिमागों में झांकती फिर रही थी। यही मालूम हो रहा था कि होटल का वो बौना मुसाफिर गिरफ्तार नहीं हुआ और कहीं नजर भी नहीं आ रहा। शायद किसी तरह छुपकर निकल भाग गए। उसके निकल भागने से शीतारा की खुशबख्ती भी दूर भाग रही थी। अभी शिकार हाथ से नहीं निकला था, हिंदुस्तान ही में था। उसे सरहद पार करने से रोका जा सकता था।